कोई कॉन्ट्राडिक्टरी था। ये दुनिया पे राज करने के लिए निकल ग्रेट वॉल ऑफ चाइना यसुगई था और ये जो यसुगई मॉन्क आए उन्होंने ईरान को कैप्चर किया, कैंपेन्स वगैरह चलाए 1250s में। यासा था ये सेक्रेड क्यों बन गया, ये उसने गुरगेन बताया था खुद को। क्लास 11th की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 विच इज नोमैडिक एम्पायर्स। आज हम देखेंगे कि नोमैडिक लोग थे, कुछ ऐसे नोमैडिक लोग जिन्होंने एक बड़ा सा एम्पायर क्रिएट किया जो कि दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था। अब जैसे ही हम लोग चैप्टर का नाम देखते हैं कि नोमैडिक एम्पायर है चैप्टर का नाम, तो नाम देखते ही हमें एक चीज़ का ऐसे कन्फ्यूजन सी होती है कि नोमैडिक और एक एम्पायर दोनों आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं कि नोमैडिक कौन लोग होते हैं। नोमैडिक वो लोग होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल कर रहे होते हैं, एक जगह पे सेटल नहीं होते, इनकी कोई बहुत डिफरेंशिएटेड क्या बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम नहीं होता, कोई बहुत अच्छा सिस्टम नहीं होता। और वहीं एक एम्पायर जो एक जगह पे सेटल्ड होता है, उसकी ब्रांचेस होती है, एडमिनिस्ट्रेशन होता है। तो ये दो टर्म आपस में साथ में कैसे आए, और इसी के बारे में है आज का पूरा चैप्टर जो कि है नोमैडिक एम्पायर्स। देखो, नोमैडिक एम्पायर जो टर्म है वो एक कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म है। कैसे, जो नोमैडिक लोग हैं वो वैंडरर्स होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाने वाले, एक जगह पे सेटल्ड नहीं होते। उनकी फैमिली असेंबलीज होती है, फैमिली के ग्रुप होते हैं और वो एक मिलकर एक असेंबली बनाते हैं। इनकी कोई बहुत अच्छी डिफरेंट डिफरेंट वेज नहीं है इनकी इकोनॉमिक लाइफ की, यानी पैसे कमाने के बहुत अलग अलग वे नहीं हुआ करते थे इनके। और इनका बहुत ही पुराने जमाने से चला आ रहा बहुत ही एक ज़्यादा डेवलप नहीं बट एक नॉर्मल सा एक पोलिटिकल स्ट्रक्चर हुआ करता था। वहीं जो एम्पायर है, एम्पायर एक की एक मटीरियल लोकेशन होती है और कॉम्प्लेक्स सोशो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर होता है। उसमें कमाने के अलग-अलग साधन हुआ करते हैं और जो लोग हैं, लोगों की भी अलग-अलग हायरार्की होती है। कुछ लोग कुछ काम करते हैं, कुछ लोग कुछ काम करते हैं, कुछ सोसाइटी के ऊपर लेवल के लोग माने जाते हैं, कुछ नीचे के। तो ऐसे उनके कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक स्ट्रक्चर हुआ करते थे। और यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी बहुत ज़्यादा एलेबोरेट हुआ करता था और गवर्नेंस के लिए भी एक बहुत अच्छे सिस्टम हुआ करते थे, लोगों को कैसे गवर्न किया जाए उसके लिए भी। लेकिन क्या हुआ, जब सेंट्रल एशिया के मंगोल्स जो कि नोमैडिक एक ग्रुप था, उसने एक ट्रांस कॉन्टिनेंटल एम्पायर बनाया गेंगिस खान के अंडर। कौन से सेंचुरी में? 13th एंड 14th सेंचुरी में। तो इस चैप्टर में अब हमें पता क्या चला कि हम देखने वाले हैं कि सेंट्रल एशिया के जो नोमैडिक लोग हैं, कौन? मंगोल्स। उन मंगोल्स का लीडर कौन था? गेंगिस खान। और इन्होंने कैसे एक और ट्रांस कॉन्टिनेंटल एम्पायर बनाया 13th और 14th सेंचुरी में। देखो, रिलेटिव टू द एग्रेरियन बेस्ड चाइनीज इंपीरियल सोसाइटी। अब देखो, चाइना और जो मंगोलिया है, तो ये जो चाइनीज लोग हैं वो खेती किया करते थे, उनके एम्पायर्स होते थे, एक जगह से दूसरी जगह पर मूव नहीं किया करते थे। और वहीं जो मंगोल थे, ये क्या करते थे, मंगोलियन नोमैड्स इनहिबिटेड अ सिंपलर फॉर्म ऑफ सिस्टम। इनके सिंपल सिस्टम होता था, ये एक जगह से दूसरी जगह पे चल जाते थे, गर्मियों में ऊपर कभी नीचे। मतलब गर्मियों में ये लोग नॉर्थ की तरफ चले गए और फिर वापस सर्दियाँ आई तो साउथ की तरफ आ गए। और ऐसे कभी हंटिंग किया करते थे, कभी मार-धाड़ करके उन्होंने कोई चीज़ें ले ली, वैसा इनका सिस्टम था। तो दोनों बहुत अलग-अलग टाइप के सिस्टम हुआ करते थे। मतलब चाइना का सिस्टम जहाँ पे बहुत ज़्यादा एलाबोरेट हुआ करता था, क्योंकि चाइनीज़ लोग पेजेंट्स हुआ करते थे, उनकी एग्रेरियन बेस्ड सोसाइटी थी और इंपीरियल सोसाइटी थी, वहाँ पे राजा वगैरह हुआ करते थे। और उसी के कंपैरिजन में जो मंगोल्स हुआ करते थे, उनका एक सिंपल सिस्टम था। बट ऐसा नहीं है कि ये आपस में इनके कोई कनेक्शन हुआ ही नहीं करते थे, आपस में ये लोग एकदम अलग-अलग रहा करते थे। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये इंटरैक्ट किया करते थे एक-दूसरे से और एक-दूसरे से काफ़ी चीज़ें सीखा करते थे। मंगोल्स अंडर गेंगिस खान अडॉप्टेड देयर सोशियो पॉलिटिकल सिस्टम टू फॉर्म फियर्सम मिलिट्री एंड सोफिस्टिकेटेड गवर्नेंस। मतलब गेंगिस खान के अंदर जो ये मंगोल्स हुआ करते थे, इन मंगोल्स ने क्या किया, अपना जो खुद का सोशियो पॉलिटिकल सिस्टम था ना, उसको इस तरीके से अडेप्ट किया, इनोवेट किया कि इन्होंने एक बहुत ही फियर्सम, मतलब एक ऐसी मिलिट्री बनाई, ऐसी मिलिट्री बनाई, ऐसे लोग उसके अंदर थे और ऐसी थी वो कि दुनिया के अलग-अलग लोग उनसे डरा करते थे एंड वो किसी से नहीं डरा करते थे। और उनका खुद का एक सोफिस्टिकेटेड गवर्नेंस सिस्टम भी बना। एक टाइम था जब नहीं हुआ करता था, सिंपलर सिस्टम था, बट कैसे गेंगिस खान के अंदर मंगोल्स ने ये सारा काम किया। अब इनके सोर्सेस हमें कहाँ से पता चलता है कि इन्होंने ऐसे-ऐसे किया? मतलब ऐसी कौन-सी चीज़ें, क्या इनकी कोई बुक्स लिखी हुई हैं, कोई इनके मॉन्यूमेंट्स वगैरह हैं, ऐसा कुछ है, कोई डॉक्यूमेंट्स है, तो उनकी अभी हम बात करेंगे। मंगोल्स जो थे वो खुद तो कोई भी लिटरेचर प्रोड्यूस नहीं किया करते थे, तो हमें इनके बारे में पता कैसे चला? हमें पता चला क्रॉनिकल्स, ट्रैवलॉग्स, डॉक्यूमेंट्स और बाकी जो चीज़ें थी, जो कुछ अलग-अलग सिटीज़ में जो लिटरेचर्स रहा करते थे, उनसे हमें पता चला कि अच्छा इनके ये सिस्टम हुआ करता था। या कोई ऐसा यात्री आ गया जो कहीं दूसरी जगह का था, बट उसने इनकी जो एम्पायर थी इसमें ट्रैवल किया और उसने अपने ट्रैवल के व्लॉग्स हुआ करते थे, मतलब ट्रैवलॉग्स जो हुआ करते थे, मतलब उनकी एक बुक हुआ करती थी जिसमें ट्रैवल में उन्होंने क्या क्या लिखा है वो सारी की सारी चीज़ें वो लिखते थे, कहाँ पे गए, वो देश कैसा है, उसके बारे में भी पता चलता है। अब इनमें से जो कुछ ऑथर्स थे वो अगर उनके साथ में कुछ, मतलब या तो वो किसी दूसरी जगह से आए थे या उनकी एनिमी वाले कोई ऐसी बात हुआ करती थी, तो वो काफ़ी कुछ ऑथर्स थे जो कि एक्सट्रीमली इग्नोरेंट हुआ करते थे और बायस्ड हुआ करते थे। वहीं कुछ ऐसे ऑथर्स भी हुआ करते थे जो कि उनके प्रति सिंपैथी रखते थे और उनको बहुत अच्छी तरीके से बताया है। यानी ऑथर्स 3 टाइप के हो सकते हैं। देखो, एक जो न्यूट्रल रहता है, जैसी बात है वैसी लिखती है। एक जिसको कोई खुन्नस है उस राज्य के खिलाफ, तो उसने उसके अगेंस्ट कोई ऐसी चीज़ लिखी है, इग्नोरेंट है या बायस्ड है, उसने अच्छी चीज़ों को देखा ही नहीं, बुरी चीज़ों को लिखा। या एक इसके एकदम अपोजिट जो सिर्फ अच्छी-अच्छी चीज़ें लिखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो आती है वो है रशियन रिसर्च और वो सबसे वैल्यूएबल है, जो कि 18th एंड 19th सेंचुरी में स्टार्ट हुई थी, जो ज़ारिस्ट रिजीम था उसके अंडर। मतलब जो ज़ारिस्ट रिजीम था उसने सेंट्रल एशिया के अंदर खुद का कंट्रोल एस्टेब्लिश कर दिया था एंड उसके बाद में वहाँ पे स्टार्ट हुआ था 18th एंड 19th सेंचुरी के अंदर ये जो लिखना वगैरह है, ये सब कुछ। सर्वे नोट्स, मतलब यहाँ पे जो ट्रैवलर्स थे, सोल्जर्स, मर्चेंट्स और एंटिक्वेरियन जो स्कॉलर्स हुआ करते थे, उन्होंने इस सेंट्रल एशिया की इस लैंड के बारे में कुछ-कुछ लिखा था। कौन से? ज़ारिस्ट रिजीम के अंदर। उसके बाद में अपन ने देखा था कि ज़ार जो थे उनको हटा के जो वर्कर्स थे उन्होंने रिवॉल्यूशन किया एंड मार्क्सिस्ट रिजीम आया था। तो उस टाइम पे क्या हुआ, मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी हम देखेंगे। देखो, मार्क्सिस्ट जो हिस्टोरियोग्राफी थी ना, उसमें हमें पता चला कि कैसे ह्यूमन इवोल्यूशन को उन्होंने विटनेस किया। किस सोसाइटी के अंदर? ये नोमैडिक सोसाइटी थी, उसके अंदर कैसे ह्यूमन इवोल्यूशन को ट्रांजिशन होते हुए उन्होंने देखा कि ट्राइबल सोसाइटी से कैसे वो फ्यूडल मोड ऑफ प्रोडक्शन के अंदर गए। मतलब पहले ट्राइबल लोग थे बट फिर उन्होंने किंगडम एस्टेब्लिश किया, तो ये कैसे किया, ये वाला ट्रांजिशन इन्होंने देखा इन द सॉर्ट कि इन्होंने लिखा, आपने जो रिसर्च करी इन्होंने उस रिसर्च के अंदर, कैसे एक क्लासलेस सोसाइटी थी, उससे ये लोग ऐसे लैंडलॉर्ड और पीजेंट वाली सोसाइटी की तरफ पहुंचे। अब एक थे
वाल्दिमिर स्तोव, ये जो ऑथर हुआ करते थे रशिया के, इन्होंने ये जो नोमैडिक रीजन थे मंगोल्स की लैंग्वेज, कल्चर और सोसाइटी के ऊपर चीज़ें लिखी है, इसके बारे में इन्होंने रिसर्च करी है। वहीं एक और ऑथर है जिनका नाम है बार्टोल्ड, वो क्या करते थे, वो स्टेलिनिस्ट जो रिजीम था उसके थे। पर ये जो रिजीम थी इसने क्या किया, इनके जो काम थे उन काम को सेंसराइज्ड कर दिया। क्यों? क्योंकि ये जो बार्टोल्ड थे ये क्या करते थे, इन मंगोल्स के साथ में सिंपैथी रखा करते थे और इन्होंने इनका पॉजिटिव असेसमेंट किया था। और यहीं पे ये जो उस टाइम पे जो सरकार थी रशिया की, उसको जो स्टालिन का जो टाइम था उस टाइम पे उनको क्या डर था कि अलग-अलग जगह के जो लोग हैं यूएसएसआर में, जो अलग-अलग जगह के लोग हैं, उनमें खुद के रीजन के लिए नेशनलिज्म ग्रो हो रहा है, उसको रीजनल नेशनलिज्म बोला जाता है। तो वो नहीं चाहते थे, अगर होता तो फिर यूएसएसआर को डिवाइड होना पड़ रहा था। तो ये ऐसा ना हो, इसके चक्कर में बारतोल्ड का जो काम था ना उसको वहीं पे छुपा के रख दिया गया। इन द सेंस कि उनमें जो अच्छी-अच्छी चीज़ें लिखी हुई थी मंगोल्स के बारे में, उनको सेंसरशिप के थ्रू हटा दिया गया। उसके बाद में बारतोल्ड का जो काम है ना वो पब्लिश हुआ था 9 वॉल्यूम्स के अंदर, जब कुछ लिबरल लोग वहाँ पे आ गए थे, कहाँ पे, रशिया में। तो जो इनके सोर्सेस हैं मंगोल्स के वो काफ़ी वास्ट लैंग्वेजेस में है, जैसे चाइनीज़, मंगोलियन, पर्शियन, अरबिक, इटालियन, लैटिन, फ्रेंच एंड रशियन। कुछ ऐसे टेक्स्ट भी हैं जैसे सेम टेक्स्ट है, अब वो 2 लैंग्वेज के अंदर लिखा हुआ है, जैसे कि मार्को पोलो के ट्रेवल्स, इटालियन और लैटिन वर्जन है इनके 2, बट ये जो इटालियन और लैटिन वर्जन है ये आपस में मैच नहीं होते हैं। सिमिलरली द सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ मंगोल्स नाम की एक बुक है, एक वर्क है, लिटरेचरी वर्क है, वो मंगोलियन और चाइनीज़ लैंग्वेज में लिखा है एंड वो भी आपस में मैच नहीं होता है। तो इसमें हमने क्या-क्या देखा कि ये लोग खुद तो नहीं लिखते थे लिटरेचर, बट कुछ ट्रैवलर्स आते थे या कोई डॉक्यूमेंट्स लिखते थे, किसी दूसरी सिटी के जो लोग होते थे वो लिखते थे, तो वहाँ से हमें थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिली है। कुछ ऑथर्स इनसे बायस्ड होते थे और इग्नोरेंट होते थे, वहीं कुछ ऑथर्स ऐसे थे जो इनके साथ सिंपैथी रखा करते थे। और सबसे वैल्यूएबल जो है वो रशियन रिसर्च है, जो शुरुआत उसकी हुई थी 18th और 19th सेंचुरी में, जब ज़ारिस्ट जो रिजीम था उसने सेंट्रल एशिया के ऊपर अपना कंट्रोल एस्टेब्लिश कर लिया था। उस टाइम पे बहुत सारे सर्वे के नोट्स हुए थे, मतलब जब कंट्रोल एस्टेब्लिश किया तो यहाँ पर रशिया से बहुत सारे सोल्जर्स गए थे, ट्रैवलर्स गए थे, मर्चेंट्स वगैरह गए थे। तो उन्होंने उस लैंड के बारे में क्या लिखा, उससे एक तो ये वाली चीज़ है, ये पता चलती है हमें रशियन रिसर्च से। दूसरी जो मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी थी उससे पता चलता है कि कैसे ह्यूमन इवोल्यूशन के ट्रांजिशन फेज को उन्होंने देखा कि ट्राइबल से वो फ्यूडल मोड ऑफ प्रोडक्शन पे गए, कैसे क्लासलेस सोसाइटी से वो लैंडलॉर्ड और पीजेंट वाले तक का उन्होंने सफर किया। उसके बाद में हमने देखा कि कैसे वाल्दर मित्सोव जो थे उन्होंने लैंग्वेज, कल्चर और सोसाइटी के बारे में लिखा, और कैसे जो बारतोल्ड थे उनके काम को सेंसरशिप के थ्रू गुजरना पड़ा, कौन से स्टेलिनिस्ट जो रेजीम था उसके अंदर, और कैसे उनका जो वर्क है वो लिबरल क्रुश्चेव एरा के अंदर पब्लिश हुआ। कितनी वॉल्यूम्स, 9 वॉल्यूम्स में। फिर उनकी जो लिटरेचर थी वो कितनी बहुत सारी लैंग्वेजेस के अंदर लिखी गई थी, मतलब इनके जो सोर्सेज हमें मिलते हैं ना वो बहुत लैंग्वेजेस में मिलते हैं। ज़्यादातर तो मिलते हैं चाइनीज़, मंगोलियन, पर्शियन और अरबिक, और कुछ मिलते हैं इटालियन, लैटिन, फ्रेंच और रशियन, और कुछ ऐसे टेक्स्ट हैं जो सेम है बट डिफरेंट लैंग्वेजेस में। मेन चैप्टर है जो है अब यहाँ से शुरू हो रहा है, जो कि हम देखेंगे अब इंट्रोडक्शन। देखो 13th सेंचुरी, अर्ली 13th सेंचुरी यानी 1200 की जो शुरुआत थी, उस टाइम पे जो यूरेशिया के जो एम्पायर्स थे, यानी कि यूरोप एंड एशिया के जो एम्पायर्स हुआ करते थे, उन एम्पायर्स के अंदर अब क्या थी, एक थ्रेट आ रहा था। और थ्रेट किस मतलब, यहाँ पे जो राजा वगैरह रह रहे थे, यहाँ के जो साम्राज्य था, उनके खिलाफ ना एक थ्रेट राइज हो रहा था। कहाँ पे, जो सेंट्रल एशियन रीजन है ना यहाँ पे, और ये थ्रेट था कौन, ये थे मंगोल्स, जो कि यूनाइट हो चुके थे गेंगिस खान के अंडर। अब थ्रेट था क्यों, थ्रेट इसलिए था क्योंकि गेंगिस खान ने को मैंडेट मिला था। गेंगिस खान ने कहा कि उन्हें जो गॉड है उनसे मैंडेट मिला है कि जाओ तुम दुनिया पे राज करो। तो जो गेंगिस खान थे वो मंगोल्स को लेके दुनिया पे राज करने के लिए निकल चुके थे। अब निकल चुके थे तो जो एशिया और यूरोप के जो एम्पायर्स थे उनको ये नष्ट करते हुए आएंगे, तो उनके लिए ये थ्रेट थे। जो गेंगिस खान थे उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ मंगोल्स को कंसोलिडेट करने में और जो आसपास के नेबरिंग एरियाज थे वहां पर कैंपेन करने में ही लगा दिए थे। मतलब इनकी पूरी जिंदगी लड़ते हुए निकली है और एम्पायर को और बड़ा करते हुए निकली है। इन्होंने सक्सेसफुल वॉर कैंपेन्स लॉन्च करे थे नेबरिंग कंट्रीज में, जैसे कि नॉर्थ चाइना, ट्रांसोक्सेनिया, अफगानिस्तान, ईरान एंड रशिया। और जो इनके डिसेंडेंट्स थे, मतलब गेंगिस खान की जब मृत्यु हो गई थी तो इनके बाद में जो इनके डिसेंडेंट सक्सेसर्स हुआ करते थे, जैसे कि अगर गेंगिस खान ने इतने इतने एरिया तक ट्रैवल किया तो इनके डिसेंडेंट्स ने और ज़्यादा बड़े एरिया तक ट्रैवल किया और एक ऐसा एम्पायर बनाया, इतना बड़ा एम्पायर बनाया, जितना बड़ा एम्पायर दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था, उन्होंने फर्स्ट टाइम पे देखा था। जैसे कि कितना बड़ा हम सोच सकते हैं कि जो मोंकू थे ये गेंगिस खान के ग्रैंडसन थे। इन्होंने जो लुई 9th थे, मतलब हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन में हमने पढ़ा था, कौन, फ्रेंच रेवोल्यूशन में हमने पढ़ा था लुई 14, लुई 15, लुई 16, इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा। तो जो ये लुई 9th थे ये उनके पूर्वज हुआ करते थे। तो इनके जो पूर्वज थे लुई 9th, इनको मोंकू ने वॉर्न किया था, ये फ्रांस के थे, तो इनका एम्पायर सोचो फ्रांस तक चला गया था। नाउ बाटू ये एक दूसरे ग्रैंडसन थे उन्हीं के गेंगिस खान के, तो इन्होंने रशिया तक को कैप्चर कर लिया था, मॉस्को तक। देन ही कैप्चर्ड पोलैंड, हंगरी एंड इन्होंने वीना जो है वहाँ के। अब देखेंगे ये जो मंगोल थे इनका सोशल एंड पॉलिटिकल बैकग्राउंड, कि ये कैसे रहते थे और इनके क्या उस टाइम पे क्या पॉलिटिकल सिस्टम हुआ करते थे। तो जो देखो जो मंगोल्स थे ना वो एक डाइवर्स बॉडी थी लोगों की, कैसे, मतलब अलग अलग ट्राइब हुआ करती थी, अलग अलग ट्राइब के लोग हुआ करते थे। जैसे वेस्टर्न जो साइड थी वहाँ पे टर्किक ट्राइब्स थी, और ईस्टर्न जो साइड थी वहाँ पे ततार्स, खितान और मंजूस हुआ करते थे। बट ये लोग आपस में यूनाइटेड लिंक्ड कैसे थे, लिंक थे बाय द सिमिलरिटी ऑफ लैंग्वेज। अब इनमें से ये खाया क्या करते थे, ट्रेड किसमें किया करते थे, इनका काम कैसे चलता था वो देखते। तो इनमें से कुछ लोग हुआ करते थे जो कि हंटर गैदरर्स थे, और कुछ थे पेस्ट्रोलिस्ट, यानी कुछ थे जो एनिमल रियरिंग करके अपना काम चलाते थे, और कुछ थे जो हंटिंग करके काम चलाते थे। अब जो हंटर गैदरर्स थे वो जहाँ पे पेस्ट्रोलिस्ट रहा करते थे उसकी नॉर्दर्न साइड में रहा करते थे। जैसे अगर यहाँ पे पेस्ट्रोलिस्ट है तो उनके नॉर्थ में यानी साइबेरिया के अंदर कौन रहा करते थे, हंटर गैदरर्स, और ये ट्रेड करते थे एनिमल फर के अंदर, और ये एक्सट्रीम टेम्परेचर में रहा करते थे क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लंबी और ठंडी विंडोज़ हुआ करती थी और समर्स हुआ करती थी बहुत थोड़े कम टाइम के लिए और ड्राई। अब पेस्ट्रोलिस्ट थे वो घोड़े, शीप, गोट्स, कैटल और कैमल्स वगैरह जो थे इनको रेयर किया करते थे, इनको चलाया करते थे और इनसे गुजारा किया करते थे। ये जो लोग थे ये स्टेपीज ऑफ सेंट्रल एशिया के अंदर रहा करते थे, और इनके वेस्टर्न साइड में, मतलब इनकी वेस्टर्न बाउंड्री कौन बनाते थे, अल्ताई माउंटेन्स थे, और सदर्न बाउंड्री बनाता था गोबी डेजर्ट, यानी ये जो
है कौन? ये है स्टेपीज़ ऑफ सेंट्रल एशिया। अब वेस्टर्न साइड में क्या है इनके अल्ताई माउंटेन्स हैं और सदर्न साइड में क्या है गोबी डेज़र्ट है चाइना का जो है वो, और इनके नॉर्थ में क्या है साइबेरिया जहाँ पे कौन रहते हैं हंटर गैदरर्स। और ये इनके एरिया के अंदर 2 रिवर्स थी ओनोन और स्लैगना रिवर जो है वो, और इन लोगों को ज़रूरत हुआ करती थी किसकी? एक ऐसे रीजन की जहाँ पे एक अच्छा घास हो, यानी वहाँ पे गुड पेस्चर हो और छोटे-मोटे जानवर मिल जाएँ इनको हंट करने के लिए। इनकी जो इकोनॉमी थी इतनी अच्छी इकोनॉमी नहीं थी कि किसी भी जगह पे डेंस पॉपुलेशन को सस्टेन कर पाए, और इसीलिए इनकी कोई सिटीज़ नहीं हुआ करती थी। ये अपने ग्रुप्स में कबीलों के अंदर रहा करते थे। ये कौन सी किस टाइप के घर हुआ करते थे इनके? इनके जो पक्के घर नहीं हुआ करते थे जैसे बाकी जो एम्पायर्स होते हैं वहाँ पर जैसे हुआ करते थे वैसे। ये तो टेंट्स में रहा करते थे जिनको गर्ड्स बोला करते थे, और अपनी हर्ड्स के साथ में मतलब अपनी जो जानवरों का कैटल का जो हर्ड था, झुंड था, उसके साथ में ट्रैवल किया करते थे। जैसे ट्रैवल करते-करते यहाँ पे पहुँच गए तो यहाँ पे इन्होंने अपना टेंट लगा लिया जिसको कि क्या बोलते हैं गर्ड्स। नाउ इनकी जो सोसाइटी थी ना वो पेट्रीलिनियल लीनिएजेस हुआ करती थी उसमें, यानी जैसे नॉर्मली चलता आ रहा है कि फादर का नेम रहा करता था, देन उसके बच्चे, देन वो, इसमें जो फादर हुआ करता था उसका ज़्यादा रोल हुआ किया करता था। नाउ ये जो फैमिलीज़ हैं इनमें से कुछ फैमिलीज़ बहुत रिच हुआ करती थी। रिच कौन सी होती थी? वो फैमिलीज़ हुआ करती थी जो उनकी बड़ी फैमिली है जिनमें ज़्यादा लोग हैं, ज़्यादा मेंबर्स हैं वो। और ये जो बड़ी फैमिलीज़ हुआ करती थी इनके पास में ज़्यादा पेस्चर लैंड्स हुआ करती थी और ज़्यादा एनिमल्स हुआ करते थे, मतलब बड़ा खेत, ज़्यादा एनिमल वगैरह ऐसे। देन ये जो रिच लोग हैं वो हमेशा से पॉलिटिक्स के अंदर इन्फ्लुएंशियल हुआ करते थे, तो ये यहाँ पर भी थे। जैसे किसी भी टाइप की नेचुरल कैलामिटी आ गई, फॉर एग्जाम्पल सर्दियाँ ज़्यादा लंबी चल गई और इन्होंने जितनी स्टोर करके रखा था अपना जो हंट करके जितने मीट वगैरह स्टोर करके रखा था वो खत्म हो गया, तो इनके राशन प्रोविजंस थे वो रन आउट हो जाया करते थे अगर किसी भी टाइप की नेचुरल कैलामिटी आती थी तो। और इनके कॉन्फ्लिक्ट्स भी हुआ करते थे, मतलब नेचुरल कैलामिटीज एक तो ये वाली हुआ करती थी और दूसरी इनकी मैन मेड कैलामिटी हुआ करती थी। वो क्या होती थी? इनकी लड़ाई झगड़े हुआ करते थे पेस्टल लैंड के लिए और प्रेडेटरी रेड्स के लिए, यानी ये क्या करते थे जब इनका ये वाला जो जब इनके नेचुरल कैलामिटीज आई ना कि किसी भी टाइप की, जैसे फॉर एग्जांपल ठंडियां ज्यादा आ गई, मतलब ज्यादा लंबे टाइम तक चल गई, इन्हें पता नहीं था इनका इतने ही दिन सर्वाइव करने का इनके पास में राशन हुआ करता था, अब खत्म हो गया, इनको और चाहिए, तो ये क्या करेंगे? लूटेंगे कहीं से। तो अब ये नेचुरल कैलामिटी की वजह से इनके मेन मेन कैलामिटीज आ जाती थी, कैसे कॉन्फ्लिक्ट्स क्या करते थे? खत्म हो गई थी, कहीं से लूटेंगे, पेस्चर के लिए लड़ेंगे और किसी के पास में लाइफ स्टॉक वगैरह है तो उनका उठा के लेकर आ जाएंगे खाने के लिए, इनके खुद के लिए। तो ऐसी प्रेडेटरी रेड्स ये क्या करते थे अगर किसी भी टाइप की नेचुरल कैलामिटी आ जाती थी तो। अब ये क्या है, ग्रुप ऑफ फैमिलीज में रहा करते थे। एक फैमिली हो गई, फिर उसका हो गया, फिर एक दूसरी फैमिली हो गई, फिर एक तीसरी फैमिली हो गई, तो ये सारी फैमिलीज़ क्या होती थी आपस में अलाय करके रहा करती थी, ताकि किसी कोई इन पे अटैक करे तो उसको ऑफेंड कर सके और डिफेंड कर सके, मतलब किसी ने इन पे अटैक किया है तो ये इसको डिफेंड कर पाएँगे, डिफेंड कर सके। और अगर इनको किसी पे अटैक करना है, ऑफेंसिव अटैक करना है, किसी के ऊपर करना है बिना, तो भी है, मतलब ये ऑफेंसिव और डिफेंसिव अटैक्स के पर्पस से भी ये क्या करते थे, एक ग्रुप ऑफ फैमिलीज़ में रहा करते थे इन द सेंस कि ये जो अलाई बनाया करते थे, एक फैमिली है उसके कुछ अलाइज़ हुआ करते थे, बट ये जो अलाइज़ है ना ये शॉर्ट लिव्ड हुआ करते थे, बहुत लंबे टाइम तक नहीं चला करते थे। गेंगिस खान की जो कॉन्फेडरेशन थी ना वही लार्जेस्ट थी, जो अतलिया थे 5th सेंचुरी की, उनकी कॉन्फेडरेशन की मैच में थी गेंगिस खान की जो थी वो क्या कॉन्फेडरेशन, जो इनके अलाइज थे ना वो, मतलब इनका जितना बड़ा कॉन्फेडरेशन था, मतलब जितने लोग इनके अंडर थे, इन्हीं के ग्रुप के अंदर थे, वो थे एक ज़माने में अटलिया के जो लोग हुआ करते थे, कॉन्फेडरेशन हुआ करती थी उसमें जितने थे। बट गेंगिस खान की जो कॉन्फेडरेशन थी ना वो मोर ड्यूरेबल थी और इन्होंने सर्वाइव, जो इनका फाउंडर था, फाउंडर कौन? गेंगिस खान, उनको भी सर्वाइव किया, मतलब उसके आगे भी इनकी जो ये कॉन्फेडरेशन है वो चली थी। दे वर स्टेबल इनफ टू काउंटर, मतलब जो गेंगिस खान की जो आर्मी है ना, जो कॉन्फेडरेशन है, जो ग्रुप है इनका, वो इतना स्टेबल था कि लार्ज एम्पायर्स जो थे और उनकी सुपीरियर आर्मीज हुआ करती थी जैसे कि ईरान, चाइना और ईस्टर्न यूरोप, इनको काउंटर कर सकते थे। मतलब अगर इनमें से किसी ने अटैक किया होता तो जो गेंगिस खान की कॉन्फेडरेशन थी ना वो इतनी स्टेबल थी कि इनको काउंटर कर सके। एंड उन्होंने एडमिनिस्ट्रेड कॉम्प्लेक्स एग्रेरियन एंड अर्बन इकोनॉमीज, भले ही ये जो लोग थे इनके खुद के कभी भी कोई सिटी नहीं हुआ करती थी या इनके कोई कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन नहीं था, बट इन्होंने एडमिनिस्ट किया था जो एग्रीरियन सोसाइटी है उनको और जो अर्बन इकोनॉमीज है उनको। क्यों? देखो, अगर इन्होंने मतलब गए ये उधर इनसे लड़ाई वगैरह की और इनको अपने अंडर में ले लिया, तो अब ये वाली जो जगह इनको चलानी होगी ना, तो इसको एडमिनिस्टर करेंगे आगे जाके, तो इन्होंने ऐसे किया था, जो कि इनकी सेडेंटरी सोसाइटी डिफरेंट फ्रॉम देयर ओन। ये जो देखो, एक तो नोमैडिक सोसाइटी होती है, नोमैडिक जो ये लोग थे, और एक होती है सेडेंटरी सोसाइटी जो एग्रीरियन सोसाइटी है वो, यानी वो वाली सोसाइटी जो एक जगह पे रुकती है, उनकी इकोनॉमी के अलग अलग फेज हुआ करते हैं। तो इन्होंने सेडेंटरी सोसाइटीज को एडमिनिस्टर किया था, जो कि इनकी खुद की सोसाइटी जैसा इनका कल्चर था उससे अलग हुआ करती थी। अब ट्रेड भी हुआ करती थी नोमैडिक और अग्रेरियन सोसाइटी ना इनके बीच में। मैंने पहले बताया था कि जो चाइना की अग्रेरियन सोसाइटी और नोमैडिक सोसाइटी है मंगोल्स की, उनके बीच में ऐसा नहीं था कि वो एकदम सेक्लूडेड एक दूसरे से, उनके आपस में हुआ करते थे क्या रिलेशंस, किसी ना किसी टाइप से रिलेशन, इन शादी ब्याह वाले रिलेशंस नहीं, यानी ट्रेड और ऐसी वाली जो चीज़ है वैसे हुआ करते थे। जो स्टेपी लैंड थी जहाँ पे ये नोमैडिक लोग रहा करते थे वहाँ पे ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं हुआ करते थे, वो एक स्कैंट रिसोर्सेज वाली एक जगह थी जहाँ पे कम रिसोर्सेज थे, तो ये ट्रेड करने के लिए जाया करते थे चाइनीज़ के लोगों के पास में, चाइनीज़ इनके नेबर्स हुआ करते थे और वो एक जगह पे रहते थे, एग्रीकल्चर करते थे, मूव वगैरह नहीं करते थे, तो उनकी सेडेंटरी सोसाइटी थी। तो नोमैडिक लोग सेडेंटरी सोसाइटी में जाते थे चाइना की ट्रेड करने के लिए। अब ट्रेड ये बार्टर सिस्टम से कर लिया करते थे, यानी इनके पास में जो फर वगैरह हुआ करती थी, एनिमल प्रोडक्ट्स हुआ करते थे, उनको देके ये इन लोगों से जो धान धन वगैरह होता था ये ले लिया करते थे, ऐसा सिस्टम होता था। जैसे इनके जो घोड़े फर्स और इनके जो हंट करके जो इनके पास में मीट वगैरह आया है, वो जो गेम है वो उन्होंने एग्रीकल्चर से जो प्रोड्यूस होने वाली चीज़ें उनके लिए एक्सचेंज कर लिया बार्टर सिस्टम के अंदर, या इन्होंने चाइना से कोई किसी भी टाइप के यूटेंसिल्स खरीद लिए, क्योंकि स्टेपी सोसाइटी में ये वाली चीज़ें नहीं हुआ करती थी। बट ऐसा नहीं है कि ये जो इनके बीच में जो ट्रेड है, ये जो बार्टर सिस्टम वाली जो ट्रेड है, ये बिना किसी टेंशन के हो जाया करती थी, ऐसा नहीं है। अक्सर क्या होता था कि आर्मीज के थ्रू दबाव बनाया जाता था जो दूसरी वाली ग्रुप है उसके ऊपर, कि तुम हमें ज़्यादा दो, यानी हम तुम्हें कम देंगे, तुम हमें ज़्यादा दो ताकि हमारा प्रॉफिट हो। तो ऐसे मिलिट्री प्रेशर बना के भी ये अपने प्रॉफिट्स को इनहेंस किया करते थे। देखो, अब ऐसे मिलिट्री अटैक्स होगा तो क्या होगा, जो नोमैडिक लोग हैं वो तो एक जगह पे रहते नहीं है, वो तो मूव करके दूसरी जगह पे चले जाएंगे, बट जो एक ही जगह पे जो लोग रहते हैं अगर उन पे हुआ तो उन पे क्या होगा,
बहुत ज़्यादा वो जो लोग हैं वो बहुत सफ़र करेंगे। तो इस चक्कर में जो ये चाइनीज़ सेडेंटरी सोसाइटी वाले जो लोग थे, जो एक ही जगह पे रहा करते थे, जो एग्रीकल्चर वगैरह किया करते थे, इन लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ करती थी। सच फ्रंटियर वॉर्स वर डेबिलिटेटिंग टू द सेटल्ड सोसाइटीज़। क्यों? क्योंकि नोमैड्स तो रिट्रीट कर जाते थे, अगर कॉन्फ्लिक्ट हुआ किसी जगह पे तो वो तो चले गए। अब देखो इसके चक्कर में क्या हुआ, जो चाइना है ना, चाइना सफर्ड एक्सटेंसिवली फ्रॉम द नोमैड इंट्रूजन। चाइना इन मंगोल्स लोगों से परेशान थी कब से? 8th जो सेंचुरी थी ना, बिफोर क्राइस्ट एरा जो था, कॉमन एरा जो है उससे, उस टाइम से, मतलब ये जो जीरो वाला टाइम है उसके बाद में जो कॉमन एरा है उससे 8 सदियां पहले, 8 सेंचुरीज जो थी, तब से ये परेशान थी। तो उन्होंने थर्ड जो बीसीई थी उसके अंदर क्या किया, इन्होंने चाइनीज लोगों ने अपनी जो कंट्री थी उसके चारों तरफ, स्पेशली ऑन द मंगोल साइड, उन्होंने क्या किया, एक डिफेंसिव आर्टवर्क तैयार किया, जो कि क्या था, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। अब हम देखेंगे इनका बैकग्राउंड, हमने देख लिया कि इनकी कैसी सोसाइटी थी, इनकी पॉलिटिकल सिस्टम कैसे थे, और ये हंटर्स थे या पेस्ट्रोलिट्स वगैरह थे। अब देखेंगे, नाउ वी विल सी द करियर ऑफ गेंगिस खान। तो इनके करियर में क्या हुआ, सबसे पहले इनका बर्थ होता है, नॉर्मल सी लाइफ है, तो इनकी अर्ली लाइफ की बात करते हैं। सबसे पहले स्टेजेस में हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अर्ली लाइफ की, तो इनका बर्थ हुआ था 1162 सीई के अंदर, कौन सी जगह, ओनोन रिवर के आसपास में, जो कि अभी प्रेजेंट डे मंगोलिया में नॉर्दर्न साइड की तरफ है। इनके पिताजी का नाम यसुगई था, और ये जो यसुगई थे ये कौन थे, कियात के चीफ थे। कियात कौन था? कियात एक ग्रुप ऑफ बॉर्जेड क्लैन फैमिलीज था, जैसे कुछ फैमिलीज है, ये बॉर्जेड जो कबीला वहाँ के थे, तो इनका एक ग्रुप हुआ करता था, इस ग्रुप का नाम था कियात। तो ये इस कियात के क्या थे, चीफ थे, बट इनका मर्डर हो गया था। तो इनके मर्डर के बाद में जो इनकी मम्मी थी, किनकी मदर, जो गेंगिस खान है, गेंगिस खान का बचपन का नाम है तेमुजिन। तो जो तेमुजिन है, उनकी जो मम्मी है, इन्होंने तेमुजिन के जो स्टेप ब्रदर्स और ब्रदर्स हैं उनको बहुत मुश्किल से रेज किया था, एक बहुत हार्डशिप्स के थ्रू। क्यों? क्योंकि इनके पापा की डेथ हो गई थी, पहले ही मर्डर कर दिया था। फिर जब तैमूर बड़े हुए, यानी जब गेंगिस खान बड़े हुए, तो इनको कुछ लोगों ने कैप्चर कर लिया एंड उनको स्लेव बना दिया था। फिर यहीं पे इनकी परेशानी खत्म नहीं होती, इनकी परेशानी और होती है, जब इनकी शादी होती है, उनकी वाइफ का नाम बोरते होता है। तो ये जो बोरते हैं, इसको भी कुछ लोग किडनैप कर लेते हैं। अब जो तेमुजिन थे, देवर लाइक ठीक है बहुत हो गया, अब और नहीं सह रहा मैं, तो अब इन्होंने लड़ाई करनी शुरू कर दी थी। तो जब बोरते किडनैप हुई, तो उनको वापस रिकवर करने के लिए ही फॉट, और इसके लिए इन्होंने बहुत सारे अलायंसेस बनाए, जैसे कि बोगरचू, ये इनके पहले मित्र थे, ही वाज द फर्स्ट अलाई। देन जमुका, जिनको उन्होंने ब्लड ब्रदर भी बोला, मतलब ऐसा होता है ना, फ्रेंड होता है बट वो आपके भाई जैसा होता है, तो उनको एक टाइटल दिया जाता है ब्लड ब्रदर का, जो कि अंडा होता है, उनकी लैंग्वेज में अंडा बोलते हैं उसको। ऐसे कौन थे, जमुका। बोगरचू जो फर्स्ट अलाई थे, जमुका जो ब्लड ब्रदर थे। देन उनके पापा के टाइम के जो अलायंसेस थे, उनको भी इन्होंने रिस्टोर कर दिया था, जैसे कि रूलर ऑफ केरिट्स, जिसका कौन थे, केरिट्स जो क्लैन है, उनके जो रूलर है वो तुगरील या ओंग खान, तुगरील और ओंग खान ये किए। तो ये इनके पापा के अलायंस हुआ करते थे, तो इन्होंने इनको रिस्टोर करके खुद के अलायंस भी बनाए। अब देखते हैं कि जो तेमुजिन था, तेमुजिन कैसे गेंगिस खान बनता है, उसके गेंगिस खान बनने का सफर देखते हैं। ये तो उनकी अर्ली लाइफ हो गई थी कि उनका नाम क्या था, उनका बर्थ कहाँ पे हुआ था, उनके पिताजी कौन थे, मदर कौन थी, उनकी वाइफ कौन थी, फिर उन्होंने अलायंस किस किसके साथ में बनाए। नाउ कम्स द मेकिंग ऑफ ग्रेट खान। देखो ग्रेट खान कौन थे, ग्रेट खान यानी गेंगिस खान, तो उनकी मेकिंग कैसे हुई वो देखने वाले। थ्रू 1180s एंड 1190s जो टाइम था, उस टाइम के बीच में क्या हुआ, ये जो तेमुजिन थे, इन्होंने ओंग की अलायंस को काम में लेते हुए अपने जो एनिमीज थे उनको डिफीट किया था। जैसे कि जम्मू का भी हम बात करते हैं कि इनके भाई जैसा था, ब्लड ब्रदर था इनका, ब्लड ब्रदर इन द सेंस फ्रेंड था बट भाई जैसा था वो। तो इसको भी इन्होंने हराया, क्योंकि ये बाद में जाके दुश्मन बन गया था। तो ऐसे पावरफुल एडवर्सरीज को इन्होंने हराया था कब, 1180 से 1190 के बीच में ओंग खान की हेल्प से। इन्होंने और किन किन लोगों को हराया था, ततार्स को हराया था, और ततार्स कौन थे, वही थे जिन्होंने इनके फादर का मर्डर किया था। देन केरिट्स एंड ओंग खान, मतलब ओंग खान की हेल्प से इन्होंने इतने सारे लोगों को हराया, देन ओंग खान को ही इन्होंने हरा दिया। देन नैमान पीपल को हराया, और फाइनली लास्ट में जमुका को लास्ट टाइम जब ऑल एंड आउट कर दिया था, वो था 1206 के अंदर, जब इन्होंने इतने लोगों को हरा दिया। उसके बाद में इनका जो ये रीजन था, इस रीजन में सिर्फ एक जो डोमिनेंट पर्सनालिटी जो बची थी इस स्टेपीज के अंदर, सेंट्रल एशिया की स्टेपीज के अंदर, वो कौन थे, वो थे तेमुजिन। अब तेमुजिन को ना ग्रेट खान की तरह रिकॉग्नाइज कर लेते हैं वहाँ के जो मंगोलियन लोग होते हैं ना, वो क्या बोलते हैं इनको, ग्रेट खान ऑफ द मंगोल्स, या इनको क्या बोलते हैं, कान। इंग्लिश में ग्रेट खान ऑफ मंगोल्स, बट उनकी जो लोकल लैंग्वेज थी उसमें इसको क्या बोला जाता था, कान। और इन्होंने टाइटल क्या लिया था उस टाइम पे, जब लोगों ने, देखो ये रिकॉग्नाइज ऐसा नहीं था कि लोगों ने ऐसे बोलना शुरू कर दिया था, जब इन्होंने जमुका को हरा दिया था 1206 के अंदर, और इन सब लोगों को ऑलरेडी हरा चुके थे, तब क्या था, जो अलग अलग क्लान्स वगैरह थे, उनके जो चीफ्स वगैरह थे, उनकी एक असेंबली बैठी थी, मंगोल के चीफ टेंस जो थे उनकी असेंबली बैठी थी, जिसको कुरिलताई बोलते हैं। तो ये कुरिलताई जो थी ना, ये एक असेंबली का नाम है। इस असेंबली के अंदर इन मंगोल चीफ टेंस ने ये जो तेमुजिन थे इनको रिकॉग्नाइज किया था एज द ग्रेट खान ऑफ मंगोल्स, यानी कि कान की तरह इन्होंने इनको रिकॉग्नाइज किया था। और इसी सोसाइटी, इसी असेंबली के अंदर ये तेमुजिन थे, इन्होंने टाइटल किया था किसका, गेंगिस खान का। तो अब इन्होंने तेमुजिन को तो बाय बाय बोल दिया, अब इनका टाइटल हो गया था गेंगिस खान। तो अब से हम गेंगिस खान बोलेंगे इनको, यानी कि ओशियनिक खान या यूनिवर्सल खान। बिफोर क्यूरलताई ऑफ 1206, मतलब ये जो क्यूरलताई जो असेंबली थी ना इनकी, इस जो 1206 के अंदर हुई थी, इससे पहले क्या हुआ था, इससे पहले ये जो कौन थे, गेंगिस खान थे, ये लड़ाई तो कर ही रहे थे। तो इस लड़ाई के दौरान इन्होंने क्या किया, ये जो मंगोल थे ना उनको ऑर्गेनाइज करा था और एक डिसिप्लिन इफेक्टिव मिलिट्री फोर्स में तैयार किया था। अब ये जो इनके डिसिप्लिन और इफेक्टिव मिलिट्री फोर्स थी ना, जो इन्होंने, वो जो कैंपेन्स चल रहे थे ग्रेट खान बनने से पहले, जो कैंपेन्स इन्होंने चलाए थे, उस टाइम की जो ये मिलिट्री फोर्स जो इन्होंने बनाई थी, आगे जाके इनको बहुत सारे लड़ाई वगैरह में हेल्प करने वाली थी। अब हमने देख लिया क्या उनकी अर्ली लाइफ कैसी थी, वो ग्रेट खान कैसे बने। अब हम देखेंगे कि उनकी कौन कौन सी लड़ाइयाँ हुई, कौन कौन सी उन्होंने कैंपेन्स करी। देखो उनका पहला, ग्रेट खान बनते हैं, उनका पहला था कि मुझे चाइना को जीतना है। देखो चाइना ने वो ग्रेट वॉल बनाई थी, ये बहुत टाइम से परेशान चल रहे थे चाइना वाले, मंगोलियन जो लोग थे उन लोगों से, तो चाइना वालों ने एक ग्रेट वॉल बना दी थी। तो अब इनकी लड़ाई आपस में बहुत सालों से चलती आ रही है, लाइक बहुत सालों से। तो इनका पहला कंसर्न यही था कि हमें चाइना को जीतना है।
तो चाइना उस टाइम पे यूनाइटेड नहीं थी। उस टाइम पे जो चाइना थी वो 3 लोगों के अंदर डिवाइडेड थी, 3 टाइप ऑफ पीपल के अंदर। कौन-कौन से? द हसीसा पीपल, ये कौन थे? ये तिब्बतन ओरिजिन के लोग हुआ करते थे जो कि नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस में रहते थे। मान लेते हैं कि ये चाइना है, तो इसमें ये जो नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस है ना, ये यहाँ पर कौन से लोग रहा करते थे? हसीसा जो लोग थे ये। देन जुर्जन पीपल जो कि चिन डायनेस्टी के थे, ये कहाँ रहा करते थे? दे रूल्ड नॉर्थ चाइना फ्रॉम पेकिंग। ये नॉर्थ चाइना जो है इसको रूल किया करते थे पेकिंग नाम की जो सिटी है। पेकिंग बीजिंग का पुराना नाम ही है। देन सुंग डायनेस्टी जो कि साउथ चाइना को कंट्रोल किया करती थी। अब ये जो सीसा पीपल थे नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस के, इनको गेंगिस खान ने 1209 के अंदर डिफीट कर दिया था एंड इन्होंने जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना थी उनको पार कर लिया था 1213 में। तो 1219 में क्या कर लिया था? जो सीसा पीपल है, सीसा पीपल उनको हरा दिया था एंड 1213 में इन्होंने ग्रेट वॉल को ब्रीच कर लिया यानी उसको पार कर लिया था। देन ये जो नॉर्थ चाइना में ये जो जर्चिन पीपल रूल कर रहे थे पेकिंग यानी इनकी जो कैपिटल है बीजिंग, वहां से, तो पेकिंग को इन लोगों ने, जो मंगोल्स थे गेंगिस खान थे, इन्होंने 1215 में लूट लिया था। देन इनका बैटल इनके साथ में 1234 तक चल रहा था, बट 1215 के अंदर जब इन्होंने इनको लूट लिया था ना, तब गेंगिस खान संतुष्ट हो गए थे। उन्होंने कहा दे ही वाज सेटिस्फाइड एंड रिटर्न टू मंगोल होमलैंड इन 1216। देखो कैसे 1209 के अंदर तो क्या हुआ, इन्होंने सीसा पीपल थे उनको हराया। देन 1213 में इन्होंने ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को ब्रीच कर लिया। 1215 में दे सैक्ड पेकिंग और 1216 के अंदर गेंगिस खान सेटिस्फाइड होकर रिटर्न टू मंगोल होमलैंड। बट यहाँ पे इन्होंने जो जगह जीती है, वहाँ के मिलिट्री अफेयर्स और जो चीज़ें हैं उनको किसके भरोसे छोड़ के गए? वो उसको भरोसे छोड़ के गए अपने सबऑर्डिनेट्स के भरोसे कि मैं तो जा रहा हूँ मंगोल, तुम अपनी जो ये जीती हुई जगह इसको संभालोगे और एडमिनिस्टर करोगे और यहाँ पे कोई लड़ाई दंगे होंगे तो तुम ही उनको संभालोगे। देन सेकंड जो चीज़ आती है उनके कैंपेन्स के अंदर वो थी काराकीता। देखो काराकीता जो लोग थे वो कंट्रोल क्या करते थे? तीन शान माउंटेन्स हैं उनको नॉर्थ वेस्टर्न चाइना के अंदर। नॉर्थ वेस्टर्न चाइना में एक माउंटेन सिस्टम है, तीन शान माउंटेन सिस्टम। उस जगह पे रूल क्या करते थे? काराकीता। तो जैसे ही गेंगिस खान ने इन काराकीता को डिफीट किया, उसके बाद में मंगोल का जो साम्राज्य था ना, वो अमू दरिया, ट्रांसोक्सेनिया और ख्वारिज़्म नाम की जो जगह थी वहां तक वेस्ट में एक्सटेंड हो गया था। देन कम्स कि 1219 से 1221 में, मतलब बिटवीन 1219 एंड 1221, इन्होंने बहुत सारी अलग अलग सिटीज थी उनको डिफीट किया और कैप्चर कर लिया अपने अंदर। और ये जो सिटीज थी इन्होंने फिर सरेंडर, मतलब इन्होंने हरा दिया, मंगोल्स ने इन सिटीज को हरा दिया जो इन्हें रूल कर रहे थे उनको। तो इन सिटीज ने सरेंडर कर दिया मंगोल फोर्सेस के सामने, जैसे कि निशापुर, हेरात, समरकंद, बुखारा, बल्ख और उतार। अब इसमें हम निशापुर की स्टोरी देखने वाले हैं। निशापुर को जब कैप्चर कर रहे थे ना, तब क्या हुआ? मंगोल का एक प्रिंस था, उसको सीज, जो मतलब ये जो एक सिटी है इसको कैप्चर करने के लिए सीज ऑपरेशन चलाया गया था। इस सीज ऑपरेशन के दौरान क्या हुआ? जो मंगोल प्रिंस थे ना, उनको निशापुर के जो लोग थे उन्होंने मार दिया था। ये वो स्किल्ड, तो इसकी वजह से जो गेंगिस खान थे ना, ये बहुत ज्यादा आग बबूला हो गए थे और उन्होंने ऐसे बोला कि इस टाउन को ना एकदम वेस्ट कर दो, यानी इस टाउन के अंदर सब लोगों को मार दो, कुछ भी नहीं बचना चाहिए, कोई बिल्डिंग वगैरह कुछ नहीं बचना चाहिए, सब लूट लो, सब ले जाओ। इवन जो वहाँ के कुत्ते और बिल्लियां है ना, उनकी जिंदगी भी नहीं बख्शनी है। जो अभी हमने देखा था कि काराकीता के डिफीट के बाद में इनका डोमिनियन अमू दरिया, ट्रांसोक्सेनिया, ख्वारिज़्म तक चला गया था। तो जो ख्वारिज़्म थे वहाँ के जो रूलर थे वो थे सुल्तान मोहम्मद। तो सुल्तान मोहम्मद ने क्या किया? जब मंगोल के जो एनवॉइस, मंगोलों ने जो पहले कुछ लोग भेजे थे उनको कहने के लिए कि भाई तुम सरेंडर कर दो, अगर नहीं करे तो हम तुमसे लड़ेंगे, ऐसे करके। तो जो सुल्तान मोहम्मद थे ना, उन्होंने जो ये मंगोल एनवॉइस थे इनको एग्जीक्यूट कर दिया था, इनको मार दिया था, इनको फांसी दे दी थी। तो इससे गेंगिस खान थे ना, वो बहुत फ्यूरियस हो गए थे। अब ये ख्वारिज़्म के रूलर सुल्तान मोहम्मद के पीछे पड़ गए थे। तो जो फोर्सेस थी ना, मंगोल की जो फोर्सेस थी वो उनका पीछा करती, ये इन्होंने ख्वारिज़्म को तो छोड़ दिया और अलग अलग जगह पे अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। तो सुल्तान मोहम्मद को परसू करते करते जो मंगोल की फोर्सेस थी ना, वो अजरबैजान तक जा चुकी थी। उन्होंने रशियंस को क्रीमिया के अंदर हराया था। देन उन्होंने कैस्पियन जो सी है उसको सर्कल करके जो आसपास की जो जमीनी थी वो भी अपने अंदर ली थी। तो एक मंगोल की जो ब्रांच थी फोर्सेस की, वो तो सुल्तान मोहम्मद के पीछे पीछे जा रही थी। अब सुल्तान मोहम्मद के बेटे थे प्रिंस जलालुद्दीन, दूसरी ब्रांच इनके पीछे जा रही थी जो कि अफगानिस्तान और सिंध प्रोविंस तक गए थे। ये हमने, ये वाली जो चीज़ है ना, वो वाली हमने इल्तुतमिश वाले टाइम पे अपनी हिस्ट्री में भी पढ़ी होगी। नाउ फ्रॉम द बैंक्स ऑफ रिवर इंडस। अब ये बात है कि ये इतना लूट रहे थे तो इंडिया में क्यों नहीं आए? देखो ये आना चाह रहे थे, रिवर जो इंडस थी वहाँ तक ये तो कैप्चर कर चुके थे। रिवर इंडस के बैंक में आके इन्होंने, मतलब रिवर इंडस तक आके इन्होंने सोचा, जो गेंगिस खान था, सोचा कि अब ना मंगोलिया जाएंगे हम। मंगोलिया कहाँ से जाएंगे? मतलब ये अजरबैजान, कैस्पियन सी तक जा चुके थे। अभी वापस जब सुल्तान के पीछे, मतलब प्रिंस के पीछे पीछे आए ना इंडस तक, तब उन्होंने सोचा कि अब हम वापस मंगोलिया चलते हैं और हम नॉर्थ इंडिया है ना, जैसे ये इंडिया है और ये आसाम है, तो नॉर्थ इंडिया के थ्रू हम जाएंगे, आसाम के थ्रू होते हुए फिर हम इधर से मंगोलिया चले जाएंगे। बट ये इधर इंडिया में क्यों नहीं आए? इसका एक रीजन था कि ये जहाँ पे रहते थे वो ठंडी जगह थी और इंडिया का जो क्लाइमेट था, इंडिया में बहुत गर्मी हुआ करती थी, तो एक हीट, दूसरी यहाँ की जो नेचुरल हैबिटेट थी वो, एंड मतलब जो नेचुरल जो लोग, जैसे जानवर हुआ करते थे, कुछ बीमारियाँ हुआ करती थी, वैसे जो नेचुरल हैबिटेट था, मतलब डेजर्ट है एंड देन पहाड़ आ गए, फिर बारिश वगैरह आ गई, ऐसी जो नेचुरल हैबिटेट थी वो। और इनका एक शामन था, मतलब वो लोग होते हैं ना जो फ्यूचर वगैरह प्रिडिक्ट करते हैं, तो शामन ने प्रिडिक्ट किया था कि अगर हम लोग इंडिया के थ्रू जाएंगे, मतलब नॉर्थ इंडिया के थ्रू जाएंगे तो हमारे साथ में अच्छा नहीं होगा, ऐसे करके उन्होंने कोई ऐसी भविष्यवाणी करी जो कि उनके फेवर में नहीं थी। तो इन तीन रीजंस की वजह से जो गेंगिस खान थे वो इंडिया में नहीं आए और उन्होंने अपना माइंड चेंज किया, वो उधर से ही मंगोलिया चले गए। गेंगिस खान की डेथ हो गई थी 1227 के अंदर और इनको बनाया कब था गेंगिस खान? 1206 के अंदर ना। अब हम इनकी मिलिट्री स्ट्रेटजीज देखेंगे। देखो मतलब इन्होंने एक कबीले में रहते हुए, मतलब नोमैडिक लोग थे, फिर भी इन्होंने इतना बड़ी चीज़ें, कैस्पियन सी तक ये कैसे पहुंचे, इनकी क्या ऐसी मिलिट्री स्ट्रेटजी थी, तो वो भी हम स्ट्रेटजी देखने वाले हैं। अचीवमेंट्स, इनके जो ये मिलिट्री अचीवमेंट्स थे ना, दे वर द रिजल्ट ऑफ इनोवेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। जो ये स्टेपी जो लोग थे, इनके आपस में जैसे कॉम्बैट हुआ करती थी ना, इनकी जैसे मिलिट्री थी, उस मिलिट्री को इन्होंने इनोवेट किया, ट्रांसफॉर्म वगैरह किया और एक अपनी खुद की नई टाइप की मिलिट्री स्ट्रेटजी बनाई। तो वो अभी हम देखेंगे कि इनकी मिलिट्री स्ट्रेटजी क्या थी। फर्स्ट पॉइंट है इसके अंदर कि
हॉर्स राइडिंग स्किल थी ना मंगोल्स की, पहले हमने देखा था कि ये हॉर्स को रियर किया करते थे, तो ऑब्वियसली इन सबके पास में घोड़े हुआ करते होंगे, तो ये इनकी हॉर्स राइडिंग स्किल्स अच्छी थी मंगोल्स और टर्क्स की। इसकी वजह से इनको स्पीड और मोबिलिटी मिली इनकी आर्मी को, मतलब इनकी आर्मी इनकी हॉर्स राइडिंग स्किल्स की वजह से बहुत तेजी से एक जगह से दूसरी जगह तक जा सकती थी, जो कि वॉर में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इवन बाबर से जब महाराणा प्रताप बाबर से जब राणा सांगा एंड ऑल हार गए थे ना, तो उनका एक मेन रीजन ही यही हुआ करता था कि जो मुगल्स थे उनके पास में क्या थी, उनके पास में हॉर्सेस थे, और जो राजपूत थे उनके पास में क्या थी, एलिफेंट्स थी। तो ये जो स्विफ्ट कैवेलरी है ना, इनकी स्पीड वगैरह ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है वॉर के अंदर। तो एक रीजन ये हो गया। दूसरा, रैपिड शूटिंग आर्चर्स फ्रॉम द हॉर्स बैक, मतलब ये लोग हंटर्स भी हुआ करते थे, तो ये क्या करते थे, घोड़े पे बैठे बैठे हंटिंग क्या करते थे, तो इनके निशाने बहुत पक्के हो गए थे, अभी घोड़े पे बैठे बैठे आराम से तीरों से शूट कर सकते थे अपने दुश्मनों को। तो दूसरा जो है वो ये हो गया। तो इन लोगों ने इनको भी रैपिड शूटिंग आर्चर्स को भी हॉर्स मतलब घोड़े पे बैठे बैठे जो तीर कमान चलाने वाले जो लोग थे उनको भी अपनी मिलिट्री में शामिल किया था। नाउ द स्टेपी कैवेलरी ट्रेवल लाइट एंड क्विकली। जो स्टेपी रीजन है, यानी जो इनकी जो कैवेलरी है ना, वो बहुत कम संभालने के बहुत जल्दी जल्दी जाती थी, साथ साथ में एक जगह से दूसरी जगह पे वो बहुत क्विकली जाती थी। तो इनके पास में जो स्टेपी कैवेलरी वाले जो लोग थे, इनके पास में नॉलेज भी था उस जगह का और वहाँ के वेदर का, तो इन्होंने इसको भी बहुत अच्छी तरीके से यूज़ किया था। जैसे कि ये लोग विंटर के अंदर ये कैंपेन करते थे, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाके लड़ाई किया करते थे। विंटर्स में क्यों करते थे, क्योंकि विंटर्स में ज़्यादा सर्दी होने की वजह से जो रिवर्स थी ना वो फ्रीज हो जाती थी, बर्फ जम जाता था रिवर्स में। अब उनको ऊबड़ खाबड़ जगह से जाने की जरूरत नहीं थी, अब वो डायरेक्ट इन रिवर्स से जाते थे, इन रिवर्स को एज हाईवे ट्रीट करते हुए एनिमी सिटीज और एनिमी कैंप्स तक तो और जल्दी पहुंचा करते थे। अब क्या है, नोमैडिक लोग हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होते हैं, वो बड़े बड़े किले वगैरह नहीं बनाते। तो जो बड़े बड़े किले हैं ना, ये जो बड़े बड़े फोर्ट्स वगैरह हैं, एनकैम्पमेंट्स, फोर्टिफाइड एनकैम्पमेंट्स जो है, कैंपमेंट्स जो है, ये क्या होती थी, इनके अगेंस्ट हुआ करती थी, लेकिन इनके फेवर में काम नहीं करती थी। तो इसको, ये जो फोर्ट्स वगैरह इनको तोड़ने के लिए मंगोल्स क्या करते थे, नाफ्ता बॉम्बार्डमेंट्स और सीज इंजन्स जो है उनको काम में लिया करते थे। मतलब बहुत जल्दी इन लोगों ने सीख लिया था कि अगर हमें किसी फोर्ट के अंदर कब्जा करना है तो हमें फोर्ट के बाहर को तोड़ना पड़ेगा पहले। तो तोड़ने के लिए ये लोग क्या करते थे, बॉम्बार्डमेंट्स का काम में लेते थे, मतलब एक इक्विपमेंट बनाया, उसमें बहुत बड़ा सा पत्थर डाला एंड देन उसको लॉन्च करके इधर फेंका तो इनकी दीवार में छेद हो गया। इस टाइप की इनकी स्ट्रैटेजीज हुआ करती थी, ऐसे मिलिट्री इक्विपमेंट्स इनके हुआ करते थे। देन जो इनके इंजीनियर्स हुआ करते थे, ये जो ऐसे इक्विपमेंट्स वगैरह हुआ करते थे, इनको बहुत ही हल्का और पोर्टेबल बनाते थे, लाइट पोर्टेबल इक्विपमेंट्स प्रिपेयर्ड बाय इंजीनियर्स। ये इनको हल्का तो बनाते थे, बट साथ साथ में इनका इफेक्ट होता था ना, वो हल्का नहीं होता था, वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हुआ करता था। तो ये इनकी हुआ करती थी मिलिट्री स्ट्रैटेजीज गेंगिस खान की, जिसकी वजह से अब क्या हुआ, जो गेंगिस खान की उनकी डेथ हो गई थी 1227 में। तो अब हम देखेंगे कि इनकी डेथ के बाद में जो मंगोल्स थे ना, उनका क्या क्या हुआ। इनकी डेथ के बाद में जो मंगोल एक्सपेंशन है ना, उसको दो फेज में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक है 1236 से 1242 का फेज, और एक है 1255 से 1300 का जो फेज है वो वाला। तो जो पहला फेज है 1236 से 42 का, उसमें कहाँ कहाँ पे इन्होंने गेंस किए थे, रशिया में, स्टेपीज, बुल्गार, कीव, पोलैंड एंड हंगरी, मतलब जो वेस्टर्न साइड थी, वेस्टर्न वाला जो इलाका था, वहाँ पे एक्सपेंशन इन्होंने कब किया था, इस वाले टाइम पे 1236 से 42 में। दूसरा जो फेज था 1255 से लेकर 1300 वाला, उस फेज के अंदर इन्होंने चाइना को, ईरान, इराक और सीरिया को कैप्चर किया था। और ये मोस्टली जो तुलॉइड लीनेज थी ना, जो उनके बेटे तुलॉय थे, उनकी जो लीनेज थी ना, उन्होंने किया था पहले। चाइना, ईरान, इराक और सीरिया को इन्होंने कैप्चर किया था। तो हम दो फेज में डिवाइड कर सकते हैं। और इन कैंपेन्स के बाद में इनका जो फ्रंटियर था ना, वो स्टेबलाइज हो गया था, मतलब इसके बाद में ज़्यादा एक्सपेंशन नहीं हो रहा था, इसके बाद में ऑलमोस्ट बाउंड्री बन गई थी जो एम्पायर है उसकी। आफ्टर 1216 द ओरिजिनल इम्पेटस ऑफ कैंपेन्स कुड नॉट बी सस्टेन्ड इन द वेस्ट। हमने देखा कि वेस्ट में गेम्स हुए थे 1236 से 42 तक जो फेज है ना उसमें, पर 1260 के फिर भी थोड़े बहुत हो रहे थे, लेकिन 1260 के बाद में शुरुआत में जितनी इस टाइम की जो इंटेंसिटी थी ना एक्सपेंशन की, वो 1260s के बाद में नहीं रही थी वेस्ट के अंदर। ईस्ट के अंदर तो काम चल रहा था, जैसे ये चाइना का कॉन्क्वेस्ट है, ईरान, इराक और सीरिया वाला जो है ना, ये तो है, लेकिन ये वाला जो है चाइना में तो हो रहा था कॉन्क्वेस्ट, देखो 1279 में हुआ है, बट 1216 में 60s के बाद वेस्ट में नहीं हो रहा था। और नहीं हो रहा था, साथ साथ में इनको रिट्रीट करना पड़ा था जो हंगेरियन स्टेपीज है ना वहाँ से, एंड इनको इजिप्शियन फोर्सेस जो हैं इन्होंने भी मंगोलियंस को हरा दिया था वेस्ट के अंदर। तो ये जो तीन चीज़ें हैं, इनके कॉज क्या है। पहला कॉज ये है, ये चीज़ हुई क्यों, इस चीज़ से हमें ये पता चलता है कि नए ट्रेंड्स आने वाले हैं। अब ये जो नई चीज़ है ये हुई क्यों, देखो इंटरनल पॉलिटिक्स ऑफ सक्सेशन। पहले तो गेंगिस खान थे, अब गेंगिस खान के 4 बेटे, अब वो आपस में उनको चाहिए वो चीज़ें, तो आपस में वो सक्सेशन की तरह फाइट करेंगे। वो नहीं करेंगे तो उनके जो ग्रैंडसन्स हैं गेंगिस खान के, वो तो करेंगे। तो डिसेंडेंट्स ऑफ जोची एंड ओगुदेई, उनके बेटे थे जोची और ओगुदेई, उनके जो डिसेंडेंट्स थे, मतलब इनके जो सक्सेसर्स हुआ करते थे जोची और ओगुदेई के, उन्होंने अलाई किया था ताकि वो जो ग्रेट खान का ऑफिस है, यानी वो ऑफिस जो गेंगिस खान संभालते थे, उसको कंट्रोल कर सके, उसके लिए अलाई किया था किसने, जोची और ओगुदेई ने। ये जो दो लीनेजेस थी ना, जोची और ओगुदेई वाली, इनके लिए वेस्ट में एक्सपेंशन से ज़्यादा जरूरी क्या था, इस ग्रेट खान के ऑफिस को कंट्रोल करना। दिस इंटरेस्ट वॉज मोर इंपॉर्टेंट देन द कैंपेन्स इन द वेस्ट। तो जोची, और सेकंड पॉइंट क्या हो गया, जोची एंड ओगुदेई लीनेजेस मार्जिनलाइज्ड बाय द तुलॉय ब्रांच। अब क्या हुआ, इनका इंटरेस्ट यही हो गया। इसी टाइम के साथ साथ में क्या चल रहा था, इनके जो तीसरे भाई हैं तुलॉय, उनके जो डिसेंडेंट्स थे, उनकी जो लीनेज थी, वो बहुत तेजी से अपना काम कर रही थी, एक्सपेंड वगैरह कर रही थी। जो तुलॉय जो ब्रांच थी ना, उसने अपना काम करने के लिए ये जो दो थे जोची और ओगुदेई, इनके लीनेजेस को मार्जिनलाइज कर दिया था, मतलब उनको साइड में कर दिया था। कैसे, जो मोंकू है उनका, जो जब वो थ्रोन पे आए, जब उन्होंने गद्दी संभाली, तो उन्होंने ईरान के अंदर कैंपेन्स लगाए थे 1250s के अंदर, उन्होंने ईरान को जीत लिया था, और यहाँ पे सेकंड खानिद जो है वो एस्टेब्लिश करी थी उन्होंने। उसके बाद में तुलॉय, मतलब जैसे ही मोंके आए, उन्होंने ईरान को कैप्चर किया, कैंपेन्स वगैरह चलाए 1250s में। उसके बाद में तुलॉयस का जो इंटरेस्ट है ना, इट इंक्रीज इन चाइना। अब चाइना में इसका इंक्रीज हो गया, तो क्या हुआ, ये जो मंगोल्स की जो सप्लाई है, जो स्टाफ वगैरह है, उसको इन लोगों ने वेस्ट में जो जा रहे थे उनको उसने अपनी तरफ डाइवर्ट कर लिया, डाइवर्टेड इनटू द मंगोल हार्टलैंड, ताकि वहां से चाइना को कैप्चर कर सके और ज़्यादा। तो इसकी वजह से क्या हुआ था, जब ये सप्लाईज डाइवर्ट हो गई ना, तो वेस्ट में, यानी वेस्ट में
करने के लिए, वेस्ट में कैंपेन्स चलाने के लिए, एक्सपेंशन करने के लिए बहुत कम लोग बचे थे, बहुत छोटी सी फोर्स बची थी। अब ये जो छोटी सी फोर्स थी ना, अंडर स्टाफ्ड एंड स्मॉल फोर्स, ये जाके लड़ी थी इजिप्शियन आर्मी से। तो इजिप्शियन आर्मी ने इस छोटी सी फोर्स को हरा दिया। तो एक रीजन ये था, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन जोर्जेट एंड टुलॉय। अब ये चीज तो हो ही रही थी, ये जो थी वो तो साथ साथ में एक क्या हो गया, आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो गए थे इन लिनेजेस के, जोर्जेट और टुलॉय के बीच में। डाइवर्टेड जोर्जेट्स अवे फ्रॉम द यूरोपियन कैंपेन्स। टुलॉय जो ब्रांच थी, देखो टुलॉय ये वाली ब्रांच है, टुलॉय जो ब्रांच है वो ये वाली मोंगो की वाली जो ईरान और चाइना में कर रही है। और जोची कौन है, वो लोग जो ओबेदोई के साथ में मिलकर ग्रेट खान का जो ऑफिस है उसको कंट्रोल करने की कोशिश करें। तो इनके आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो गया था रशियन और ईरानियन फ्रंटियर को लेकर। मतलब ये ईरान है एंड ये रशियन फ्रंटियर है, तो इस फ्रंटियर को लेकर इनके आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो गए थे। अब इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से ये जो जोर्जेट लोग थे जिनको वेस्ट में और एक्सपेंड करना था, तो इनका जो ध्यान था वो यहाँ से वेस्ट से डाइवर्ट हो गया था यूरोपियन कैंपेन्स में। एंड फाइनली उसके बाद में वेस्ट में कोई भी एक्सपेंशन नहीं हुआ। अब देखेंगे यहाँ का सोशल, पॉलिटिकल एंड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या है, सबसे पहले देखते हैं मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। देखो मंगोल्स और जो बाकी नोमैडिक ग्रुप्स होते हैं ना, उनमें एक चीज होती है कि जो भी मतलब जिनका जो सक्षम है वो सारे के सारे जो अडल्ट मेल्स है, ऑल एबल बॉडीड, मतलब जो सक्षम जो आदमी है उन नोमैडिक ग्रुप्स के, मंगोल्स और जो बाकी नोमैडिक ग्रुप्स थे उनके, वो हथियार उठाते थे। तो सारे के सारे जो आदमी लोग हैं वो आर्मी में आएंगे, इट इज समथिंग लाइक दैट। उसके बाद में क्या हुआ, गेंगिस खान थे, उन्होंने क्या किया, यूनिफाइड डिफरेंट मंगोल ट्राइब्स को उन्होंने यूनिफाई किया। साथ साथ में उन्होंने कैंपेन्स भी चलाए थे, मतलब उन्होंने दूसरी जगह भी तो कैप्चर करी थी ना, और उस दूसरी जगह पे दूसरे लोग डाइवर्स लोग रहा करते थे, अलग अलग टाइप के लोगों को उन्होंने कैप्चर किया था। अब वो लोग भी इन्हीं की कंट्री, जो इन्हीं का जो जगह है, इन्हीं की जो कंट्री है उसी के अंदर आने लगे, डोमिनियन के, मंगोल डोमिनियन के अंदर आने लगे। तो ये जो डिफरेंट ट्राइब्स थी और ये जो अलग अलग डाइवर्स लोग थे जिनके खिलाफ उन्होंने कैंपेन्स चलाए थे, उनको भी इन लोगों ने आर्मी के अंदर इंट्रोड्यूस कर लिया था, गेंगिस खान की आर्मी में इंट्रोड्यूस कर लिया था। मतलब जो नोमैडिक ग्रुप्स वगैरह थे उनके सारे आदमी काम करते थे। साथ में जो उन्होंने बहुत सारे डिफरेंट मंगोल ट्राइब्स थे उनको यूनिफाई किया और जिनके खिलाफ कैंपेन करे वो सारे लोग भी अब इनके अंडर आए। तो इनको भी, इनमें से भी जो सक्षम लोग थे उनको इन्होंने आर्मी के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया था। अब जो आर्मी है ना इनकी वो बहुत ही ज्यादा हेट्रोजेनस बन गई, मतलब उसमें एक टाइप के लोग नहीं, अब उसमें बहुत डिफरेंट टाइप्स के लोग हैं। जैसे कि कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने विलिंगली एक्सेप्ट कर ली थी, जैसे कि तुर्की के उइगर्स जो लोग थे उन्होंने विलिंगली एक्सेप्ट कर लिया था कि हाँ गेंगिस खान के अंदर हम लोग रहेंगे, अंडर हम लोग रहेंगे। और कुछ लोग ऐसे भी थे जिनको गेंगिस खान ने हरा दिया था, जो डिफिटेड लोग थे, पहले तो अगेंस्ट में थे, बट अगेंस्ट में होने के बाद में क्या हुआ, इस कंट्री के साथ लड़ाई करी, जीत गए, तो अब ये जो लोग हैं वो भी इसी के अंदर है। तो ये वाले लोग भी क्या थे, इस आर्मी के अंदर हुआ करते थे, जैसे कि केरिट्स। अब क्या हुआ, अब इनकी अलग अलग आइडेंटिटी भी है। तो गेंगिस खान ने क्या किया, ही ट्राई टू इरेज ओल्ड ट्राइबल आइडेंटिटीज ऑफ द डिफरेंट ग्रुप्स। अब गेंगिस खान ने कोशिश करी कि देखो अब क्या है, अलग अलग ग्रुप्स की इनकी आर्मी रह जाती ना, तो हो सकता है कि कोई ना कोई षड्यंत्र कर लेता और बगावत कर लेता। शायद यहाँ पे लड़ाई चल रही थी और यहाँ पे ये 4-5 ग्रुप्स हैं, 10 ग्रुप्स थे, उन्होंने 5 ग्रुप्स जो थे अलग अलग ग्रुप्स थे, इनकी अलग टाइप के इंटरेस्ट थे, तो उन्होंने बगावत कर दी और ये इसके साथ में आ गए। जैसे कि इंडिया के टाइम पे हुआ था, ब्रिटिशर्स वाले टाइम पे होता ही जो चीज़ थी, अगर वो इनके साथ में होती तो। इसलिए गेंगिस खान ने क्या करा, इनकी जो पुरानी ट्राइबल आइडेंटिटी थी ना उसी को इरेज करने की कोशिश करी। डिफरेंट ग्रुप्स जो थे उनकी अलग अलग जो आइडेंटिटी थी उनको रेज करने की कोशिश करी, उनको आपस में मिलाने की इन्होंने ट्राई किया। तो ट्राई कैसे किया, देखो पहले जो आर्मी थी ना वो ऑर्गेनाइज होती थी ओल्ड स्टेपी सिस्टम के अंदर, जो कि डेसिमल सिस्टम था, यानी उसमें जो सोल्जर्स थे ना वो 10 सोल्जर्स, 100 सोल्जर, 1000, 10,000 सोल्जर्स का एक डिवीजन हुआ करता था। जैसे कि 10 की ये टुकड़ी है, अब 10 वाली टुकड़ी मिलके 10 टुकड़ियां मिलके क्या बनाएगी, 1000 वाली बनाएगी, 100 वाली बनाएगी, देन 1000, देन 10,000, ऐसे करके। तो ऐसे वाला जो सिस्टम था ना वो आर्मी में चलता था। बट ओल्ड स्टेपी सिस्टम में एक और चीज चलती थी, वो ये थी कि एक ही क्लैन के लोग सारे एक के अंदर ही हुआ करते थे। अब ये वाली चीज नहीं थी, अब उन्होंने जो क्लैन थे ना उनको आपस में डिवाइड कर दिया ऐसे करके, और हर क्लैन के कुछ कुछ लोगों को लेकर एक बना दी। मतलब अब एक ही टाइप के लोग एक आर्मी यूनिट में नहीं थे, अब आर्मी यूनिट में डिफरेंट डिफरेंट क्लैंस के लोग हुआ करते थे। He integrated the different lineages and clans, divided old tribal groupings and distributed members in the new units। और इनमें से जो अगर ट्राई करता ना कि उसको जो यूनिट अलॉट करिए उससे दूसरी जगह पे जाने की जो सोल्जर, उसको बहुत ही ज्यादा हार्श पनिशमेंट दी जाती थी। जो लार्जेस्ट यूनिट थी सोल्जर्स की वो थी 10,000 की, जिसको तुमान बोला जाता था, और वो प्रिंस के अंदर होती थी या फिर होती थी कोई बहुत ही अच्छा कैप्टन है तो उसके अंदर। एंड ये जो लार्जेस्ट यूनिट थी इट इंक्लूडेड ग्रुप्स ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट ट्राइब्स एंड क्लैंस। ऐसा नहीं कि सारे एक ही ट्राइब या एक ही क्लैन के लोग, अलग अलग ट्राइब्स और क्लैंस के लोग मिलकर बनाते थे ये लार्जेस्ट सोल्जर की जो यूनिट है, जो कि 10,000 की थी, जिसे कि तुमान बोला जाता है। इट प्रोवाइडेड द न्यू आइडेंटिटी फ्रॉम द गेंगिस खान। अब जब अलग अलग लोग साथ में आए तो इनकी नई आइडेंटिटी वो ट्राइब्स वाली या क्लैन वाली नहीं रह के वो बन गई थी, जो कि गेंगिस खान की थी कि इन्हें गेंगिस खान के अंदर लड़ना है। और ये जो थी ना सोल्जर्स, दे सर्व्ड अंडर हिज 4 सन्स एंड द चूजन कैप्टन्स कॉल्ड नोयान। या तो उन कैप्टन्स के अंदर जिनको नोयान बोलते थे उनके अंडर ये यूनिट तुमान थी वो थी, या फिर उनके जो 4 सन थे, 4 बेटे, 4 प्रिंस जो थे गेंगिस खान के, उनके अंडर थी। अब रिवॉर्ड्स, अब देखो क्या है, गेंगिस खान ने बहुत बुरा टाइम भी देखा और फिर उन्होंने बहुत सारी जीतें भी देखी। तो कुछ कुछ लोग ऐसे थे जो उनके साथ में थे, उनके बुरे टाइम से उनके ऐसे फॉलोवर्स थे जिन्होंने जो गेंगिस खान थे उनको लॉयली सर्व किया था। फॉलोवर्स हु सर्व्ड गेंगिस खान लॉयली बहुत सालों तक और एडवर्सरीज के अंदर जब उनका बुरा वक्त चल रहा था तब। तो ऐसे कुछ कुछ लोग थे जिनको गेंगिस खान ने ऑनर किया था और उनको कुछ कुछ टाइटल्स दिए थे। जैसे कि एक तो ब्लड ब्रदर का है ही, जैसे कि अंडा जो है वो, और एक टाइटल वो जो बाकी फ्री मैन हुआ करते थे उनको थोड़ी थोड़ी लोअर टाइप की, मतलब अंडा तो एकदम हो गया ना कि भाई भाई बना रहे हो आप उसको, और एक कि हाँ आप इसके लोग हो, ऐसे करके भी कुछ लोगों को टाइटल दिए हैं। जैसे कि नौकर, नौकर का मतलब ऐसा नहीं है कि स्लेव है, नौकर फ्री मैन ही है, जस्ट दैट उसका जो मास्टर है यानी वो किसको सर्व करता है, वो गेंगिस खान को सर्व करता है, गेंगिस खान के क्लोज लोगों में से कुछ है तो वो उनको भी नौकर जैसे टाइटल उन्होंने दिए थे। एंड ये अंडा और नौकर जो टाइटल वगैरह ना, इट मार्क्ड द क्लोज रिलेशनशिप विद द मास्टर। अब जो पुराने जो क्लैन थे, जो क्लैन के पुराने जो चीफ थे, जैसे क्लैन है अब इसका चीफ है, अब ये चीफ बहुत सारे क्लैंस आए और गेंगिस खान ने इनको जीता एंड अब क्या हुआ, अब ये गेंगिस खान के अंदर है। तो ये जो पुराने वाले जो चीफ हुआ करते थे ना, अब
उनका जो चीफ वाला जो राइट है कि हाँ हम चीफ हैं इसके, तो उनके चीफ 10 वाली जो राइट है ना उनका, वो प्रिजर्व नहीं रहता था। अब क्या प्रिजर्व, अब क्या इंपॉर्टेंट बन गया था, अब इंपॉर्टेंट बन गया था, अब जो एरिस्टोक्रेसी आई थी उसकी रैंक क्या होगी, उसका स्टेटस कहाँ से आएगा, वो स्टेटस आने वाला है क्लोज रिलेशनशिप विद द ग्रेट खान, यानी क्या वो अंडा है, क्या वो नौकर है। तो इससे उन जो नई एरिस्टोक्रेसी है उसको स्टेटस मिल रहा था। अब गेंगिस खान ने अपना जो इलाका इतना बड़ा उसको अपने जो बेटे हैं उनके बीच में कैसे डिवाइड किया वो देखते हैं। ये जो इतना एक्सपेंशन हुआ था, तो इस ये जो न्यूली कॉन्क्वर्ड लोग थे इनको रिस्पॉन्सिबल थे गवर्न करने के लिए कौन, इनके जो 4 बेटे थे वो। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्निंग न्यूली कॉन्क्वर्ड पीपल किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, इसके जो बेटे हैं उनकी। और ये जो जगह थी इट कंप्राइज्ड ऑफ 4 उलूस। उलूस मतलब ये पूरी टेरिटरी है, इसको इन्होंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, एक पार्ट को उलूस बोलते हैं। उलूस का उस टाइम पे मतलब ये नहीं था कि ये जो उलूस है इसकी फिक्स्ड टेरिटरी है, अभी आगे मूव नहीं हो सकता इधर उधर। इसके फ्रंटियर्स जो थे, बाउंड्रीज जो थी वो फिक्स्ड नहीं थे, डिड नॉट मीन फिक्स्ड बाउंड्रीज, फ्रंटियर्स वर फ्लूइड एज मच एज दे कैन एक्सपेंड, जितने वो बढ़ सकते हैं उतने वो बढ़ सकते थे। तो कैसे, इनके 4 बेटे थे, कौन कौन से, जोची, चगताई, ओगुदेई एंड लोय। अब जो जोची थे, जोची को रशिया की स्टेपीज मिली थी, और वो कहाँ तक एक्सटेंड हो सकती थी, वो जहाँ तक एक्सटेंड हो सकती थी जहाँ तक जोची के घोड़े फ्रीली रोम हो सकते थे, या उनको और जगह चाहिए तो जोची उन लोगों के साथ में लड़ाई करके वो जगह भी अपने पास में ले ले, एक्सटेंडेड वेस्ट एज फार एज हिज होर्स कुड रोम। देन जो चगताई थे वो जो थे उनको ट्रांसऑक्शियन स्टेपीज एंड द लैंड्स नॉर्थ टू द पामिर माउंटेन्स मिली थी। मतलब ट्रांसऑक्शियन जो जगह थी वहाँ के जो स्टेपी ग्रासलैंड है वो, और जो पामिर माउंटेन्स है उनके नॉर्थ में जो जगह है वो किसको मिली थी, चगताई को। देन ओगोदोई जो थे, ओगोदोई को यही गेंगिस खान थे, उन्होंने कहा कि तुम मुझे सक्सीड करोगे एंड अब तुम हो मेरे बाद में, तुम बनोगे ग्रेट खान। और इन्होंने अपनी कैपिटल बनाई थी काराकोरम के अंदर। देन उनके जो चौथे बेटे थे तुलोय, उनको मिली थी मंगोलिया की जो हार्टलैंड्स थी, एंसेस्ट्रल लैंड्स ऑफ मंगोलिया। जीके यानी जो गेंगिस खान है उन्होंने ऐसे बोला कि जो मेरे 4 बेटे हैं ना वो एम्पायर को कलेक्टिवली रूल करेंगे, मतलब उनको डिवाइड करके इन इस जगह को रूल करने के लिए बोला, लेकिन अगर एम्पायर के लिए कोई फैसला वगैरह रूल वगैरह लेना है तो ये चारों के बेटे जो चारों के चारों जो बेटे हैं वो कलेक्टिवली रूल करेंगे। तामा ऑफ इंडिविजुअल प्रिंसेस वर प्लेस्ड इन ईच उलूस। ये क्या था, ये अभी हमने देखा था कि ये यूनिट ऑफ 10,000 सोल्जर्स थी जो कि किसके अंडर आ रही थी, इन प्रिंस के अंडर आ रही थी। ओके, देन ये जो इन्होंने गेंगिस खान ने जो विजन बनाया था कि जो एम्पायर है वो मेरे बेटे कलेक्टिवली रूल करेंगे, उसका हमें रियलिटी देखने को कैसे मिलती है, उसका हमें देखने को सेंस ऑफ डोमिनियन शेयर्ड बाय फैमिली मेंबर्स देखने को मिलता है। जो क्विल्टाइज होती थी, जो असेंबलीज होती थी ना चीफ की, उसमें कैसे, क्योंकि सारे जो डिसीजंस होते थे ना, चाहे वो फैमिली से रिलेटेड हो या वो स्टेट से रिलेटेड हो। स्टेट से रिलेटेड कैसे हो सकते हैं, आने वाले युद्ध उनके बारे में, जो उन्होंने लूटी है तो वो जो प्लंडर है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होने वाला है, या जो चराई की जो जगह है जैसे कि पैस्चर लैंड से जहाँ पे चारा वगैरह है, घास वगैरह जहाँ पे जो उनके कैटल्स हैं उनको चराना है, तो वो जो जगह है पैस्चर लैंड्स उनका, और सक्सेशन से रिलेटेड कोई भी बात, तो ये जो डिसीजंस थे ना ये सब साथ में लेते थे। देखो ये वाली जो जगह है वो चगताई को मिली थी, कौन सी, सेंट्रल स्टेप वाली जो जगह ट्रांसओक्शन स्टेपी है, यहाँ पे पामिर माउंटेन्स है, तो पामिर के नॉर्थ में जो है वो जो जगह इनको मिली थी। देन ये गोल्डन होर्ड किसको मिल गया था, एंड काराकोरम वाली जो जगह है ये किसको मिली थी, और ये जो है ये ईरान का कैप्चर मैंने बताया था किसने किया था, तुलोय ने, तुलोय के जो डिसेंडेंट्स थे उन्होंने। तो ये मैप अभी आप देखना। अब हम कम्युनिकेशन की देखते हैं। देखो उस टाइम पे कम्युनिकेशन कैसा था, मंगोल किंगडम जो था उसके अंदर मंगोल एम्पायर सिस्टम बनाया था, जो कि डिस्टेंट जो लैंड्स है उनके जो रिजीम है उनका जो एरिया उसको कनेक्ट कर सके आपस में, उसके लिए उन्होंने एक रैपिड बहुत फास्ट कुरियर सिस्टम बनाया था जिसको कि याम बोलते हैं। अब इस याम के क्या फीचर्स है देखते हैं। देखो याम में क्या होता था, फ्रेश माउंट्स एंड डिस्पैच राइडर्स वर प्लेस्ड इन आउटपोर्ट्स एट रेगुलर डिस्टेंस, जैसे कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक भेजना है, ये बहुत बड़ा डिस्टेंस है, दिन रात लग जाएंगे यहाँ पर, बहुत सारे 7-8 दिन लग सकते हैं अगर एक जना जाएगा वहाँ पे। तो क्या हुआ, ये जो याम वाला सिस्टम था इसमें क्या हुआ, आउटपोस्ट बनाई गई, जगह जगह पे आउटपोस्ट बना दी गई। अब क्या है, जैसे एक घुड़सवार जो है, एक जो राइडर है वो क्या करेगा, और एक जो फ्रेश घोड़ा है वो क्या करेगा, यहाँ से सामान लेगा यहाँ तक जाएगा, देन यहाँ पे ये उतर जाएगा, यहाँ से ये सामान देगा, यहाँ का जो राइडर है उसको वो यहाँ से यहाँ तक लेकर जाएगा, देन यहाँ से यहाँ तक, तो ये बिना थके बिना रुके कंटिन्यूअसली जा सके, क्योंकि ये वाला ज्यादा से ज्यादा इतनी जगह कवर कर सकता था, इसके बाद में इसे आराम करना पड़ता है, तो वो टाइम वेस्ट होता। अब क्या, यहाँ से एक नया इंसान लेकर जा रहा है तो टाइम बच गया, तो और फास्ट हो गया ना। इसके मेंटेनेंस के लिए या इनको पैसे देने के लिए, लाइक राइडर्स ये पैसे मांगेंगे, तो इनका मेंटेनेंस के लिए क्या करते थे, जो मंगोल के नोमैड्स थे वो अपनी जो हर्ड थी उसमें से 1/10% कंट्रीब्यूट किया करते थे याम की मेंटेनेंस के लिए। मतलब अगर उनके पास में 10 घोड़े हैं, लाइक दे हैव 10 हॉर्सेस, तो दे वुड गिव 1 किसको, ये याम के लिए। और इसको क्या बोला जाता था, ये जो चीज थी इसको बोलते थे कुबकुर टैक्स। ऐसे बहुत सारे टैक्स अभी आने वाले हैं, अभी हम आगे और देखेंगे। और ये जो टैक्स है ना ये जबरदस्ती नहीं देते थे इनसे, ये विलिंगली देते थे, अपने मन से देते थे। क्यों, क्योंकि अब ये जो याम है ना ये बहुत बेनिफिट वाली जो चीज थी वो थी इन लोगों के लिए। इवन गेंगिस खान की डेथ के बाद में ये वाला जो सिस्टम है, कुरियर सिस्टम, ये और ज्यादा रिफाइन हो गया था, और जो अलग अलग जगह से विदेशों से जो ट्रैवलर्स यहाँ पे आते थे ना वो इसकी स्पीड और रिलायबिलिटी को देख के सरप्राइज हो जाते थे। इसकी वजह से एक चीज़ हुआ करती थी, वो ये है कि इतना फास्ट और एफिशिएंट था कि गेंगिस खान जो उसके बेटे वगैरह हैं वो दे वर इनेबल टू कीप अ चेक ऑन द फारदेस्ट एंड, मतलब वो यहाँ पे बैठे तो सबसे दूर का इलाका जो ये यहाँ पर भी ये चेक आराम से रख पाते थे। अब क्या था कि ये जो लोग हैं, लाइक जो नोमैडिक लोग हैं वो तो विलिंगली टैक्स दे देते थे, बहुत अच्छे से करते थे, चलो बढ़िया बात है। लेकिन जो नए लोग थे जिनको कॉन्क्वर किया था वो लोग इतने मतलब इतनी नजदीकी उनको महसूस नहीं होती थी अपने जो नए मास्टर्स हैं उनके लिए। कॉन्क्वर्ड पीपल हार्डली फेल्ट एफिनिटी विद देयर न्यू मास्टर। क्यों, क्योंकि 13th सेंचुरी का जो फर्स्ट हाफ था उस टाइम पे जब ये कैंपेन्स कर रहे थे, लड़ाइयाँ कर रहे थे, नई नई जगह कॉन्क्वर कर रहे थे, उस टाइम पे बहुत सारी सिटीज़ को इन लोगों ने डिस्ट्रॉय किया था। एग्रीकल्चरल जो लैंड है वो एकदम वेस्ट हो गई थी, मतलब जो वहाँ पे चीज़ें उगाई गई थी उनको काट दिया था, नष्ट कर दिया था एकदम। ट्रेड और क्राफ्ट है वो एकदम डिस्टर्ब हो गया था। अगर किसी जगह पे पीस नहीं है तो वहाँ पे ट्रेड नहीं हो सकती, तो कभी भी लड़ाई हो रही है तो कौन सा इंसान होगा जो अपनी जान जोखिम में डाल के ट्रेड करने के लिए जाएगा, तो ट्रेड और ये सब डिस्टर्ब हो गई थी, और बहुत सारे लोगों को मार दिया गया था या उन्हें
क्या एनस्लेव कर दिया था, स्लेव बना दिया गया था। तो जितने भी क्लासेस ऑफ पीपल थे, चाहे वो बहुत अमीर एलिट लोग हो या पेजेंट्री, उन सबने सफ़र किया था। अब इस इंस्टेबिलिटी जो थी, इस इंस्टेबिलिटी की एक रिजल्ट निकली थी। मतलब ये तो क्या है, नोमैड्स वगैरह हैं जो अपना ये 1/10 दे रहे हैं और इनसे इनका काम चल रहा है। बट ये जो लोग हैं, इनको इतनी एफिनिटी महसूस नहीं हो रही थी, तो ये नहीं दे पा रहे थे और इनका और कुछ चीज़ें जिनका मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा था। जैसे कि इन लोगों ने इतना सफ़र वगैरह किया, तो इसकी वजह से ये वाले जो इलाके हैं, इनमें बहुत ज़्यादा इंस्टेबिलिटी आई। मतलब ये स्टेबल नहीं थे। तो इंस्टेबिलिटी आने की वजह से क्या हुआ, जो ईरान का प्लेटो है, उसमें एक अंडरग्राउंड कैनाल सिस्टम थे कांटास करके, ये जो है इनका मेंटेनेंस नहीं हो पाया। दे रिसीव्ड नो पीरियोडिक मेंटेनेंस, और इसकी वजह से क्या हुआ, जो डेजर्ट था वो और अंदर की तरफ आ गया। मतलब ऐसे अंडरग्राउंड टनल्स बनाए हुए थे, कैनाल्स बनाए हुए थे, जिसने जो डेजर्ट है उसको इस तरफ आने से रोक रखा था। बट अब इसका मेंटेनेंस नहीं हो रहा है, तो डेजर्ट क्या कर रहा है, इस तरफ आ रहा है और ये और आते गया। इसकी वजह से इकोलॉजिकल डिवास्टेशन हुआ, मतलब वहाँ की जो इकोलॉजी है वो एकदम चेंज हो गई। और इसकी वजह से जो खुरासन वाला जो रीजन है वो आज तक रिकवर नहीं हो पाया है। अब देख लेते हैं उनके टाइम पे ट्रेड कैसी होती थी। मतलब जैसे ही कैंपेन्स चल रहे थे, तब तो ये सारी चीज़ें हो रही थी, लोग सफ़र कर रहे थे। बट जैसे ही कैंपेन्स वगैरह शांत हुए, एक्सपेंशन वगैरह जो है वो खत्म हुआ, उसके बाद में क्या हो गया, यूरोप और चाइना थी, वो नो उसको कैंपेन करते-करते टेरिटोरियली लिंक कर दिया था। अब कोई बीच में कोई दूसरा साम्राज्य नहीं है, सारा एक ही है। लेकिन जैसे ही कैंपेन सेटल हुए ना, पीस आ गई थी उस जगह पे। पीसफुल टाइम बिगेन इन यूरोप एंड एशिया। कब, रूल्ड बाय मंगोल्स में जो ये टाइम था ना, इस टाइम को बोलते हैं पैक्स मंगोलिका या मंगोल पीस। मंगोल पीस यानी ये वो टाइम जब आपस में युद्ध हो रहे थे, फिर मंगोलों ने सारा रीजन जो था खुद के अंदर ही ले लिया, तो कोई लड़ाई दंगा वगैरह नहीं हो रहा था, एक पीसफुल टाइम चल रहा था यूरोप और एशिया में। तो इसको बोला जाता है पैक्स मंगोलिका। तो इस पैक्स मंगोलिका वाले टाइम पे क्या हुआ, बहुत अच्छी ट्रेड, कम्युनिकेशन और कल्चरल एक्सचेंजेस हुए आपस में अलग अलग जगहों के बीच में। स्पेशली अलॉन्ग द सिल्क रूट, मतलब सिल्क रूट के अलॉन्ग जो ट्रेड है ना, वो बहुत अच्छे से होने लगी। सिल्क रूट है वो अपनी पीक पे पहुंच गया था मंगोल्स के अंदर। और पहले जैसे ये सिल्क रूट जो है चाइना में आके खत्म हो जाता था, तो अब वैसा नहीं है, ये इवन आगे नॉर्थ तक जाता था। जैसे कि मंगोलिया और काराकोरम तक पहुंचता था, फिर वहाँ पे जाके ये खत्म होता था। पहले चाइना में ही खत्म हो जाता था, अभी चाइना से नॉर्थ की तरफ जाता है, मंगोलिया, काराकोरम, और फिर वहाँ पे खत्म होता है। अब ये ट्रेड के लिए कुछ चीज़ों की बहुत रिक्वायरमेंट है। ये सिल्क रूट वाला जो एरिया है, इसमें ट्रेड के लिए रिक्वायरमेंट्स क्या है, कम्युनिकेशन एंड ईज ऑफ ट्रेवल। अब कम्युनिकेशन के लिए इन्होंने यहाँ वाला जो सिस्टम था वो था। अब ईज़ ऑफ ट्रैवल के लिए क्या है, अगर कोई लुटेरे आगे इनको प्रोटेक्ट वगैरह करनी है, या अलग-अलग बहुत सारी चेक पोस्ट नहीं है, हर जगह पे इनको पैसे देने पड़ रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, तो ये बहुत डिफिकल्ट सिस्टम हो जाता है। इसलिए ईज़ ऑफ ट्रैवल को बढ़ाने के लिए ट्रैवलर्स वर गिवन पास फॉर द सेफ कंडक्टर, को पास दिया जाता था, जिसको कि पर्शियन लैंग्वेज में पैसा बोलते थे और मंगोलियन लैंग्वेज में गर्गे बोलते थे। और ट्रैवलर्स इन रिटर्न देते थे क्या, एक टैक्स, जिसका नाम था बाज टैक्स। अब रिलेशंस कैसे चेंज हुए सेडेंटरी और नोमैडिक सोसाइटी के बीच में, वो देखते हैं। चेंजिंग रिलेशंस, कॉन्ट्रडिक्शंस बिटवीन नोमैडिक एंड सेडेंटरी एलिमेंट्स ईज्ड थ्रू द 13th सेंचुरी। मतलब जो नोमैडिक और सेडेंटरी एलिमेंट्स थे, उनके बीच में जो डिफरेंट डिफरेंट चीजें थी ना, वो धीरे धीरे करके सेटल होने लग गई थी 13th सेंचुरी के लास्ट तक जाते जाते। पर हुई कैसे, 1230 वाला जो टाइम था, उसके अंदर उस टाइम पे तो वॉर अगेंस्ट चिन डायनेस्टी जब चल रहा था नॉर्थ चाइना के अंदर, तब मंगोल के जो लीडर्स थे वो ऐसे कह रहे थे कि जो यहाँ की पेजेंट्री ना, उनको सबको मार दो, और जो फील्ड्स हैं, इनके जो फील्ड्स है जहाँ पर ये खेती करते हैं, उन फील्ड्स को पेस्टल लैंड्स में कन्वर्ट कर दो। और 1270s में जब साउथ चाइना का एनेक्सेशन हुआ था, उस टाइम पे जब सुंग डायनेस्टी को डिफीट किया था, तब कुबलाई खान, जो कि गेंगिस खान के ग्रैंडसन है, वो प्रोटेक्टर बन गए थे पीजेंट्स और सिटीज के। तो ये जो चेंज है ना, ये हुआ कैसे, अब वो हुआ कैसे वो ये देखते हैं। साथ साथ में इस टाइम पे एक तो ये वाली चीज है, एक ही है गाजन खान, जो कि रूलर ऑफ ईरान थे, ये भी कुलॉय के डिसेंडेंट थे। इन्होंने भी अपने फैमिली मेंबर्स और जनरल्स को वार्न किया कि तुम जो पेजेंट रही ना, उससे जबरदस्ती कोई चीज लूटोगे नहीं, उनको हानि नहीं पहुंचाओगे। और इसकी वजह से क्या नहीं हो रहा है, अगर अगर तुम लोग हानि पहुंचाओगे, तो ये पॉस्परस, स्टेबल और पॉस्परस नहीं बनेगी ये जो जगह है ना वो। तो ये जो चेंज था ना, ये हुआ कैसे, वो चेंज कैसे हुआ वो देखते हैं। देखो, गेंगिस खान का जो टाइम था, उस टाइम के साथ साथ ही क्या हो रहा था, जो कॉन्क्वेट सोसाइटीज थी ना, वहाँ के जो एबल लोग थे, उनको एज सिविल एडमिनिस्ट्रेटर्स ये लोग रिक्रूट कर रहे थे। अब ये जो यहाँ से जो कॉन्क्वेट सोसाइटी के जो लोग थे ना, इनको अलग अलग जगह पे भी मूव किया जाता था। जैसे चाइनीज को ईरान में ले गए, या पर्शियन लोग हैं उनको चाइना में लेकर आ गए। तो ये लोग थे ना, ये क्या करते थे, हेल्प करते थे किनकी, मंगोलियन जो रूलर्स है ना उनकी। एक तो इंटीग्रेटिंग द डिस्टेंट डोमिनियंस, जैसे कि पर्शियन लोग चाइना में आ रहे हैं, तो चाइना और पर्शिया को आपस में कनेक्ट करने की ये ट्राई कर रहे हैं। सिमिलरली चाइनीज ईरान में गए, तो उन्होंने भी वही काम किया। दूसरी चीज, ये जो इनका बैकग्राउंड था, मतलब अब मंगोल्स तो नोमैड्स थे, बट ये लोग तो सेडेंटरी लोग थे ना, सेडेंटरी लाइफस्टाइल वाले लोग थे, एक जगह रह के कमाने वाले लोग थे, एग्रीकल्चर करने वाले लोग थे, पेजेंट्स वगैरह थे। तो इन्होंने एक चीज में और हेल्प करी कि ये जो नोमैडिक लोग जो हार्श तरीका वापरते थे ना इन सेडेंटरी लोगों के खिलाफ, उसको भी इन्होंने थोड़ा कमजोर किया। और जो मंगोल रूलर्स थे वो उनको ट्रस्ट करते थे, जब तक कि ये लोग बहुत अच्छे से रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे हैं। और इसकी वजह से ये अगर जितना अच्छा रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे हैं, तो मंगोल रूलर्स उतने ज्यादा खुश हो रहे हैं। उसके चक्कर में क्या हो रहा था कि ये जो एडमिनिस्ट्रेटर्स है ना, वो अपना इन्फ्लुएंस भी वो इन्फ्लुएंस कर पा रहे थे इन मंगोल के जो ये रूलर्स थे ना इनको। कैसे, चाइनीज मिनिस्टर थे ये लूचू साई, इन्होंने क्या किया था, ही म्यूटेड ओगोदोइज मोर रेपिशियस इंस्टिंक्ट्स। एक ओगोदोई जो थे, उनके चाइनीज मिनिस्टर थे, तो जो चाइनीज मिनिस्टर थे ना, उन्होंने जो ओगोदोई की टेंडेंसीज थी ना कि ये जो सेडेंटरी वाले लोग हैं, पेजेंट्स वगैरह, इनको मार दो, इनसे चीजें लूट लो, इनको बहुत तरीके से इन्होंने शांत कर दिया था, काफी लिमिट कर दिया था इस चीज को। सिमिलरली जुवैनी फैमिली जो है ईरान के अंदर, उन्होंने सेम रोल निभाया था। एंड जो हमने देखा था कि गाजन खान ने एक स्पीच दी थी अपनी फैमिली को वार्न करते हुए, वो स्पीच तैयार किसने करी थी, वो करी थी वजीर राशि उद्दीन जो थे उन्होंने, टू प्रोटेक्ट एंड नॉट हैरेस द पेजेंट्री। एंड ये जो प्रेशर था, ये जो सेडेंटराइज होने का जो प्रेशर था, ये इफेक्टिव कैसे हुआ वो हम देखते हैं कि आगे जाके सेडेंटराइज होते कैसे। देखो, जैसे मिड 13th सेंचुरी आई थी ना, उस टाइम पे क्या हुआ, इनका कॉमन पेट्रोनमी वाला जो सेंस था ना कि हम लोग एक ही फैमिली है, वो वाला सेंस धीरे धीरे रिप्लेस हो गया था कि अपने इंडिविजुअल डायनेस्टीज के जो इंटरेस्ट है ना उससे। मतलब पहले क्या था कि चार भाई साथ में ही रूल करेंगे, अब इन चारों भाई के बेटे भी आए, अब उनके क्या खुद की लीनेजेस बन गई है, ऐसे करके 4 लीनेजेस बन गई है। अब ये एक साथ नहीं हो गई, ये खुद खुद की लीनेज का जो इंटरेस्ट है ना, उसके अकॉर्डिंग इनकी जो सोच है ना वो चेंज हो गई थी। और अब पोलस का मतलब था नाउम एंड टेरिटोरियल डोमिनियन। अब ये फिक्स था, एक्सपेंशन वाली जो बात है ना वो सब कुछ नहीं थी। और इनके रिजल्ट में क्या हुआ,
सक्सेशन स्ट्रगल्स निकले। मतलब क्या है? अगर कॉमन सेंस ऑफ पेट्रोनोमी होता कि हमें साथ में रूल करना है तो आपस में लड़ते नहीं करने के लिए, लेकिन क्या हुआ, इनकी इंडिविजुअल डायनेस्टीज बन गई। अब उनके खुद के इंटरेस्ट है और इनको अपना जो उल्लेस है उसको फिक्स करके रखना है। तो इस चक्कर में क्या हुआ, सक्सेशन स्ट्रगल्स हुई है आपस में, ये जो कजिन्स वगैरह है ना, इन्हीं के बीच में। तो ये ग्रेट खान का जो ऑफिस था और जो पेस्टोरल लैंड्स हुआ करते थे, उनके लिए ये जो डिसेंडेंट्स थे ना, पोते वगैरह थे, डिसेंडेंट्स वगैरह थे, बाकी जो उनके भी जो बच्चे वगैरह थे, वो कम्पीट किया करते थे आपस में। अब ये जो उलूस था, ये फिक्स जो टेरिटोरियल डोमिनियन बन गया था। ये कैसे देखते हैं कि कौन कौन कहाँ पे रूल करता था ना। जो तुलोई डिसेंडेंट्स थे ना, वो दोनों जगह पे रूल करते थे। कहाँ पे? ईरान और चाइना। ईरान में उन्होंने युआन जो डायनेस्टी है उसको एस्टेब्लिश किया, और ईरान के अंदर उन्होंने सेकंड खानिद डायनेस्टी है उसको एस्टेब्लिश किया। जो जोची के डिसेंडेंट्स थे, उन्होंने गोल्डन होर्दे का फॉर्म किया। कहाँ पे? और उन्होंने रूल किया रशिया को। रशियन स्टेपीज थे उसको रूल किया ना। चगताई के जो डिसेंडेंट्स थे ना, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ट्रांसओक्सेनिया वहाँ के स्टेपीज को रूल किया, और जो प्रेजेंट डे तुर्किस्तान है उस जगह को उन्होंने रूल किया। स्पेशली ये जो दो थे ना, ये इस जगह पे नोमैडिक जो ट्रेडिशंस थे ना, वो ज्यादा टाइम तक परसिस्ट हुए थे। कौन कौन सी जगह पे? स्टेपी ड्वेलर्स, सेंट्रल एशिया और रशिया, जो गोल्डन होर्दे वाला जो रीजन है वो। यानी ये जो जोची डिसेंडेंट्स और चगताई डिसेंडेंट्स थे ना, यहाँ पे नोमैडिक ट्रेडिशंस जो थे वो सबसे ज्यादा टाइम तक चले थे। बट जो तुलोई डिसेंडेंट्स थे, वहां पर ऐसा कुछ नहीं था। एज डिसेंडेंट्स स्प्लिट इनटू डिफरेंट लिनेजेस, स्लोली लॉस्ट देयर अर्लियर यूनिटी एंड फैमिली ट्रेडिशन। जो हमने बात करी थी कि पहले उनकी फैमिली में एक यूनिटी थी कि सबको साथ में मिलकर रूल करना है, जो क्विरलताई के थ्रू रूल करते थे, जैसा गेंगिस खान ने सोचा था। अब वैसा नहीं था। जैसे जैसे डिफरेंट लीनेजेस बनी, डिसेंडेंट्स स्प्लिट हो गए अलग अलग लीनेजेस में, वैसे वैसे उन्होंने अपनी जो पहले की यूनिटी और फैमिली ट्रेडिशंस थे ना, उनको खो दिया, भूलने लगे। उनकी ये जो रिलेशनशिप थी ना इस मेमोरी के साथ में, वो चेंज होने लग गई अब खुद के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। द रिलेशनशिप विद द मेमोरी ऑफ यूनाइटेड मंगोल फैमिली ऑल्सो चेंज्ड। राइवलरी बिटवीन कजन्स कॉज्ड डिसएग्रीमेंट्स। और ये जो डिसएग्रीमेंट्स थे ना, इनको खुद के हिसाब से खुद के फेवर में कैसे शेप किया जाए, ये तुलोई डायनेस्टीज वाले जो लोग थे उनको बहुत अच्छे से आता था। जो तुलोई के डिसेंडेंट्स थे ना, उनको वर बेटर इन शेपिंग देयर वर्जन ऑफ डिसएग्रीमेंट्स इन हिस्ट्री। मतलब आपस में ये जो डिसएग्रीमेंट्स हुए थे ना, उनको तुलोइड के जो डिसेंडेंट्स थे ना, उनको बेटर तरीके से शेप करना आता था खुद के वर्जन ऑफ डिसएग्रीमेंट्स को। यानी वो खुद के वाले सुपीरियर क्यों हैं, उनके जो पॉइंट्स हैं वो, और खुद को वो बाकी लोगों से अच्छा कैसे बताते थे, ये तुलोइड वालों को अच्छे से आता था। कैसे? हिस्ट्री के अंदर ये लोगों ने बहुत अच्छे से ये काम किया। कैसे? क्योंकि जब उन्होंने, एक तो इसका कॉन्सिक्वेंस ये कि जो हिस्ट्रीज थी ना, वो रिटन बाय अंडर द रॉयल पेट्रोनेज। यानी जो किंग्स हुआ करते थे वो पैसे दिया करते थे जो हिस्टोरियंस हैं उनको लिखने के लिए। तो ऑब्वियसली वो उनके फेवर में लिखेंगे, उनके अगेंस्ट में जाके कोई ऐसी वैसी बात है वो नहीं लिखेंगे। और दूसरा रीजन क्या है? कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ कंट्रोल ओवर चाइना एंड ईरान। ये कैसे हुआ? क्योंकि चाइना और ईरान वाली जो जगह थी ना, वहाँ पे बहुत सारे स्कॉलर्स रहा करते थे, और इस जगह की ट्रेडिशन से स्ट्रॉन्ग थी रिटन हिस्ट्री के अंदर, क्योंकि यहाँ पे स्कॉलर्स रहा करते थे। तो ये कर देते थे। और यहाँ पर तो अभी भी नोमैडिक वाला जो सिस्टम है वही चल रहा था उन लोगों के तो। सो जो ये लोग थे, दे यूज दिस हिस्ट्री फॉर पॉलिटिकल एडवांसमेंट्स। तो मतलब ये जो ये हिस्ट्री लिख रहे थे ना, अब ये फिर कुछ लोग हैं वहाँ के वो भी पढ़ेंगे, तो फिर ये जो हिस्ट्री लिख रहे थे ना, इस हिस्ट्री को इन लोगों ने पॉलिटिकली एडवांसमेंट्स के लिए यूज़ किया। लाइक पहले किसी जगह को इन्होंने रूल किया, अब वहाँ पे इन्होंने बहुत मारकाट करी हुई थी, तो उसको जस्टिफाई करने के लिए रूल किया कि ऐसे कैसे हो गया था, मतलब ये वाली रीजन थे, इस रीजन के अंदर ये वाली चीज़ थी, इसलिए हम लोगों ने ऐसे वगैरह किया। मतलब ये जो हिस्ट्री लिखी थी ना, इसको पॉलिटिकल एडवांसमेंट्स के लिए काम में लिया। जैसे कि द डिस्टेंस देमसेल्व्स फ्रॉम द वायलेंट पास्ट। जो पहले वो ब्रूटल किलिंग्स किया करते थे, थाउजेंड्स ऑफ लोगों को मारा करते थे, उससे उन लोगों ने खुद को अलग कर लिया कि हम तो डिसएग्री करते हैं, हम तो इस चीज़ में मानते ही नहीं है, वही लोग किया करते थे इस टाइप से। They compared themselves favorably with the earlier rulers like Genghis Khan। अब वो क्या करते थे, खुद को फेवरेबली, मतलब जैसे उनको कंपेयर करना था ना, खुद को अच्छा दिखाना था, उस तरीके से वो खुद को कंपेयर कर लिया करते थे जो पहले के रूलर्स थे उनसे। जैसे कि गेंगिस खान, मतलब वो गेंगिस खान को प्रेज भी किया करते थे कि ये इतने अच्छे हैं, बट ऐसे भी बोलते थे कि उन्होंने बहुत सारी किलिंग की। मतलब ऐसे बोलते थे कि वो क्या है, एक हीरो टाइप के हैं, बट उन्होंने स्टिल बहुत सारे लोगों को मारा है, तो ये तो अच्छी बात नहीं है, हम होते तो हम तो नहीं मारते, या फिर हमने तो नहीं मारा, हमने इतने लोगों को बचाया, या ऐसा वैसा। और इस चीज़ का एग्जाम्पल हमें यहाँ पे देखने को मिलता है कि पर्शियन हिस्टोरियंस जो थे ना, उन्होंने गेंगिस खान को बहुत ब्रूटल बताया है, और जितने उन्होंने किल किए ना, उससे ज़्यादा ओवर एक्सेजरेटेड फिगर्स उन्होंने दिखाए। लाइक जहाँ पे 400 सोल्जर्स की बात करी गई थी कि बुखारा को इतने जो लोग हैं 400 सोल्जर्स प्रोटेक्ट कर रहे थे ऐसे करके, बट उन्होंने दिखाया क्या, ओवर एक्सेजरेटेड फिगर्स। यानी वहाँ पे 30,000 सोल्जर्स को मारा गया ऐसे करके। They praised Genghis Khan, but thankfully the era of mass killing is over. To appear as hero for the sedentary people, they could not appear in same way as their ancestors. मतलब अब वो सेडेंटरी लोगों के ऊपर उन्हें रूल करना था, वही नोमैडिक लोग नहीं थे जिनके ऊपर उनको रूल करना था, तो वो मारकाट मचाते हैं। अब सिंस उनको सेडेंटरी जो लोग थे, एक जगह पे रहने वाले, उनके लिए हीरो बनना था, तो अब वो सेम उसी तरीके से उनके सामने नहीं आ सकते थे जैसे कि उनके एंसेस्टर्स आया करते थे मारकाट करके। लो देखो, यासा बनाया था एक, जिसको यासा क्या है, लो एंड मेमोरी ऑफ गेंगिस खान। डेविड एलन है, इनका एक काम है यासा के ऊपर रिसेंटली। और यासा क्या है, एक कोड ऑफ लो है जो कि गेंगिस खान ने बनाया था, जो 1206 में क्यूरलताई हुई थी उसके अंदर। तो जो असेंबली थी चीफ्टेंस की, जहाँ पर इनको टाइटल मिला था गेंगिस खान का, वहीं पे इन्होंने कोड ऑफ लो बनाया था जिसको कि यासा बोलते हैं। तो डेविड एलन का एक रीसेंट काम है यासा के ऊपर, जो कि हमें बताता है हाउ मेमोरीज ऑफ गेंगिस खान फैशन्ड बाय हिज सक्सेसर्स, कि कैसे गेंगिस खान है, उनकी जो यादें हैं, उन्होंने जो काम किया है, उस काम को कैसे सक्सेसर्स ने आगे जाके उस चीज़ों को बताया, कैसे वो चीज़ पहले कुछ और थी, बाद में जाके कुछ और बनती गई, ताकि ये लोग फेवरेबल रह सके जो बाकी लोग हैं उनके बीच में। पहले यासा का मतलब बात करता था कोई लॉ डिग्री या कोई ऑर्डर, और डील क्या करता था कि हंटिंग एक्सपीडिशन करना है कोई, तो वो कैसे करेंगे, उसका ऑर्गेनाइजेशन कैसे होगा, आर्मी से रिलेटेड काम है तो वो कैसे करना है, और पोस्टल सिस्टम से रिलेटेड यानी यान से रिलेटेड कोई चीज़ है तो उसके बारे में।
विद टाइम, मतलब टाइम के साथ-साथ में पहले जो ये मीनिंग था, टाइम के साथ-साथ में यासा का मतलब होने लग गया पूरा का पूरा लीगल कोड जो कि गेंगिस खान का था। यासा केम टू मीन द एंटायर लीगल कोड ऑफ गेंगिस खान। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये जो यासा था ये सेक्रेड क्यों बन गया? ये पवित्र क्यों बन गया? क्योंकि क्या हुआ मिड 13th सेंचुरी में मंगोल्स हैड लार्जेस्ट एम्पायर। अब क्या है इतना बड़ा एम्पायर बट मंगोल तो इतने ही हैं। अब इतने सारे लोगों के बीच में ये क्या माइनॉरिटी रह गए। और ये इतने से लोग हैं जो जंगल में जंगली काम करते हुए जो ट्राइबल लोग थे, ये नोमैडिक लोग थे, ये अब सिटीज़ के ऊपर सोफिस्टिकेटेड सोसाइटीज़ के ऊपर रूल कर रहे हैं, जिनकी खुद की हिस्ट्री है, जिनका खुद का कल्चर है, जिनके खुद के कानून थे। अब ये लोग क्या है माइनॉरिटीज़ रह गए थे और ये ऐसे सोफिस्टिकेटेड सिटीज़ के ऊपर रूल किया करते थे। तो अब क्या है, अब इनको डर था कि अब इतने सारे लोग तो कर सकते हैं ऐसे, तो इनको खुद को जस्टिफाई करना था कि हाँ, हम तुम लोगों के ऊपर रूल करने के लिए ही बने हुए, हम करेंगे तुम्हारे ऊपर रूल, हम ही बेस्ट है। इस चीज़ को प्रूव करने के लिए एंड टू स्टे यूनाइटेड एंड प्रोटेक्ट देयर आइडेंटिटी, उन्होंने क्लेम किया कि यासा क्या एक सेक्रेड लॉ है जो कि गेंगिस खान ने दिया था। और साथ ही साथ में उन्होंने गेंगिस खान को कंपेयर कर दिया था उन रिलीजियस लॉ गिवर्स से जैसे कि मूस और सोलोमन। तो अब ये गेंगिस खान को इनसे कंपेयर करने लग गए और जब इनसे कंपेयर किया तो ऑब्वियसली जो लॉ गेंगिस खान ने दिया यासा वो भी सेक्रेड हो गया। बट किया इन्होंने क्यों था? ताकि ये जो थोड़े बहुत मंगोल लोग हैं ये आपस में यूनाइट रह सके और ये जो बाकी जिनके ऊपर रूल कर रहे हैं उनके कल्चर के बीच में इनका कल्चर मिक्स नहीं हो जाए, ये अपनी जो आइडेंटिटी है उसको प्रोटेक्ट कर पाएँ। अब यासा क्या बन गया था? कंपाइलेशन ऑफ एक्चुअली में यासा जो चीज़ थी ना वो थी क्या? कंपाइलेशन ऑफ कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस ऑफ मंगोल ट्राइब। मतलब ओरिजिनली जो यासा था ना वो तो इस चीज़ से डील करता था, बट फिर ये एंटायर लीगल कोड ऑफ गेंगिस खान बन गया। फिर ये सेक्रेड कैसे बना? सेक्रेड बनते बनते इसमें और चीज़ें इंक्लूड होने लगी। वो कौन सी चीज़ थी? एंड में जाके यासा एक्चुअली में था क्या? इट वाज द कंपाइलेशन ऑफ कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस ऑफ द मंगोल ट्राइब। यासा ने कि क्या काम हुए? इट यूनाइटेड मंगोल्स, रीइंफोर्स्ड लॉयल्टी टू द गेंगिस खान। पहले इनको खराब बोलने लग गए थे वो लोग, ये ब्रूटल किलिंग्स वगैरह करी है। देन इट हेल्प देम टू कीप देयर आइडेंटिटी इवन आफ्टर दी सेटलिंग डाउन। कंक्लूजन, सिचुएटिंग गेंगिस खान एंड मंगोल्स इन द वर्ल्ड हिस्ट्री। देखो आज अगर कोई भी इंसान गेंगिस खान का नाम सुनता है तो दो इमेजेस आती हैं उनके सामने। पहली जो बाकी लोगों की है, दूसरी जो कि मंगोल लोगों की है। बाकी लोग क्या सोचते हैं? ये कॉन्क्विरर हैं, बहुत अच्छे, इन्होंने कॉन्क्वेस्ट वगैरह किए थे, बहुत बड़े कॉन्क्विरर हैं, इन्होंने सिटीज़ डिस्ट्रॉय करी थी, इज द डिस्ट्रॉयर ऑफ द सिटीज़। देन ये थाउजेंड्स ऑफ लोगों की डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और उस टाइम पे जो लोग हुआ करते थे लाइक 12th 13th सेंचुरी में 1200 का जो टाइम था कुछ का, उस टाइम पे अगर कोई भी बड़ा सा झुंड आ रहा होता था ना स्टेपीज़ में, सेंट्रल स्टेपीज़ से, तो लोग उसको डर के साथ में ही देखा करते थे। तो इनकी इमेज जो है ना वो डर के साथ में बैठी हुई है बाकी लोगों के लिए। बट मंगोल्स के लिए ये लोग कौन थे? ये ग्रेट लीडर थे गेंगिस खान। इन्होंने मंगोल्स को यूनाइट किया था और ट्राइबल जो वॉर थे और चाइना जैसे इनको एक्सप्लॉइट कर रहा था उससे इन लोगों ने इनको फ्री किया था। देन ये प्रॉस्पेरिटी लेकर आए थे मंगोल्स के लिए और एक बहुत बड़ा एम्पायर बनाया था। ट्रेड और मार्केट्स को भी रिस्टोर किया था। अब अलग-अलग लोगों की अलग-अलग है। अब हम इनका रोल देखते हैं, इनका रोल क्या रहा है आगे जो आने वाले एम्पायर्स हैं उनके लिए। इनकी वास्ट एम्पायर एंड डाइवर्स बॉडी ऑफ पीपल एंड फेथ। इनका वास्ट एम्पायर था, बहुत बड़ा एम्पायर था। साथ ही साथ में डाइवर्स बॉडी ऑफ पीपल एंड फेथ भी रहा करती थी। मतलब इनका एम्पायर जितना बड़ा था ना उतने डिफरेंट टाइप के यहाँ पे लोग रहते थे, अलग-अलग फेथ के लोग रहते थे, अलग-अलग कल्चर के लोग रहा करते थे। इवन जो मंगोल खान्स थे, जो मंगोल लीडर्स थे, वो भी अलग-अलग रिलीजन से बिलोंग किया करते थे, जैसे शामान, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, इस्लाम। बट ये जो मंगोल खान्स थे, जो मंगोल लीडर्स थे, उन्होंने कभी भी अपने खुद के जो पर्सनल बिलीव्स थे ना उनको देखते हुए पब्लिक पॉलिसी नहीं बनाई थी। उन्होंने लोगों के हित में और अपनी जो कंट्री है उसके हित में पॉलिसीज बनाई थी। नेवर लेट पर्सनल बिलीफ्स शेप दी पब्लिक पॉलिसी। मतलब उन्होंने ये मेरा रिलीजन बुद्धिस्ट है तो मैं बुद्धिस्ट से रिलेटेड कुछ करूँगा, या इस्लाम है तो इस्लाम से रिलेटेड ही कुछ पॉलिसी बनाऊंगा, बाकी लोगों को एक्सप्लॉइट करूँगा। तो इस टाइप की उन्होंने कभी पॉलिसीज नहीं बनाई थी। और यही जो चीज़ें आगे कौन अकबर अकबर जैसे रूलर है ना वो फॉलो करते हैं। कौन सी? ये रिलीजियस टॉलरेंस वाली जो चीज़ है वो वाली। उन्होंने टैक्स नहीं लिया था। फिर आगे जाके अकबर के जो डिसेंडेंट थे जैसे औरंगजेब उन्होंने लिया था एंड उनका क्या हुआ लास्ट में? अंत हुआ। रिक्रूटेड एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड आर्म्ड कंटिजेंट्स फ्रॉम पीपल ऑफ ऑल एथनिक एंड रिलीजियस ग्रुप्स। अब क्या है जो ये आर्मी में जो लोग लेने थे और एडमिनिस्ट्रेटर्स जो थे उनको ये कि ये पर्टिकुलर रिलीजन से बिलोंग कर रहे हैं, जगह से बिलोंग कर रहे हैं, एथनिक एक पर्टिकुलर क्लैन के तो हम ले लेते हैं, ऐसा नहीं था। ये इनके क्या था? मेरिट बेस्ड सिस्टम हुआ करता था इनको लेने का। इनका जो रिजीम, इनका जो रूल है वो था मल्टी एथनिक, मल्टी लिंगुअल एंड मल्टी रिलीजियस। अलग-अलग टाइप की एथनिसिटी के लोग रहा करते थे, मतलब अलग-अलग ओरिजिन था उन लोगों का, अलग-अलग लैंग्वेज थी, अलग-अलग रिलीजन थे। बट ये जो रूलर थे दे डिड नॉट फील थ्रेटन्ड ऑफ इट्स प्लुरैलिटी। मतलब इन्हें डर नहीं था कि ये लोग आ जाएंगे या लाइक हमारा जो रिलीजन है उसको कम कर देंगे। दे वर रूलर्स हू रूल्ड ओवर द मल्टी एथनिक, मल्टी लिंगुअल एंड मल्टी रिलीजियस रिजीम। जो तैमूर है, मतलब जो तैमूर हैं जो आए थे इंडिया को रूल करने के लिए, प्लंडर किया था उन्होंने, तो इनका एम्पायर इतना वास्ट हुआ करता था उस टाइम पे गेंगिस खान के जो डिसेंडेंट्स हैं मंगोल्स हैं उनका, कि कोई दूसरा अगर एम्पायर है वो खुद को ऐसे सोवरेन बताने की कोशिश करता ना कि हाँ मैं आज़ाद हूँ और मैं अलग से एक अपनी जगह हूँ, कि उनको डर लगता था ये चीज़ बताने में। और वो बताते थे ये चीज़ तब थे जब खुद को गेंगिस की जो फैमिली थी इससे रिलेट होकर तब बताते। जैसे तैमूर ने खुद को सोवरेन डिक्लेयर किया था एज सन इन लॉ ऑफ गेंगिस खान की फैमिली। मतलब उसने गुरगेन बताया था खुद को, उसके बाद में उसने उसको ऐसे समझा था कि हाँ मैं खुद को डिक्लेयर कर सकता हूँ। और गेंगिस आज के मंगोल की क्या है, और लोग राइट्स आई हैं।